ये वाले ये दो एंट्री है। ओ ये अभी रहने दो। हाँ, ओ यार अभी हमने ज़कात पढ़ा है। और सिर्फ नाम इसके लिया था नीचे ना। दिया है, इसके नीचे थे ना अभी दो। ना ना इसकी कैलकुलेशन का पूरा तरीका कार इसको राउंड अप कैसे करना है आपने। इसकी इसकी वर्किंग करनी है मेरे बच्चे हमने। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, देखो कंपनी पता क्या करती है। कंपनी जब हमें डिविडेंड दे रही होती है, कंपनी जब हमें डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड पे मेरे बच्चे टैक्स एट सोर्स करना होता है। ये डिविडेंड का भी हमने टॉपिक पढ़ना है, उसकी वर्किंग करनी है हमने। ये टॉपिक हमने पढ़ी नहीं अभी। तो कंपनी जब हमें डिविडेंड देती है, मान लो उसने हमें 100 रुपये डिविडेंड दिया है, इसके ऊपर क्या करेगी वो 3 रुपए, 3 रुपए पहले जकात डिडक्ट करेगी। सॉरी सॉरी, एक सेकंड मादर। वो 15% पहले क्या करेगी, टैक्स डिडक्ट करेगी। उसके बाद बाकी क्या बचा, 85। उसके बाद उसमें मान लो 10 रुपए जकात भी है, वो जकात भी उसने लेस की। अब उसके बाद उसने हमें कितना पे किया, 75। अब ये जो 75 हमारे घर में आया है, क्या हमारी इनकम 75 रुपए की थी? नहीं, हमारी इनकम तो कितनी थी, 100 रुपया। लेकिन वो हमें देगा क्या, वो कहेगा आपने 75%, यानी कि 75 रुपए आपके घर में आए हैं, जिसमें से 10 रुपए जक़ात भी डिडक्ट हुई है और 15% टैक्स भी डिडक्ट हुआ है। तो आप इस साल में अपनी इनकम में ऐड कितना करोगे? क्या हम 75 करेंगे या 100 करेंगे? लेकिन अब वो 100 रुपए ऐसे वर्किंग थोड़ी उसने दे रखी है। अब उसकी हम क्या करेंगे, देखो मेरे बच्चे, अब ऐसे भी समझने के लिए पता क्या, ये हमेशा हम कंफ्यूज कर दिया करते हैं। पहले जक़ात डिडक्ट होगी या पहले टैक्स डिडक्ट होगा। देखो अगर तो हम पहले जक़ात लेस करें, बाकी जो रिमेनिंग रह जाता इसमें मान लो कि 90 रुपए, उसके ऊपर हम टैक्स पे करते। टैक्स वालों ने कहा था ये जक़ात उन्हें अपने खाते से दी है, हमारे खाते से दी है। टैक्स वालों ने तो कहना था यार हमने तो, हमारी इनकम में से भी जक़ात दे दी तुमने। क्योंकि 100 पे अगर टैक्स बनता 15 रुपए, वो बनना था कितना, 85 रुपए। है, तूने पहले 10 रुपए जक़ात दी, जक़ात देने के बाद 90 रुपए में से हमें टैक्स दे रहा है, तो टैक्स भी यानी कि जक़ात हमारे खाते में डाल रहा था। पहले हमें टैक्स दे, उसके बाद जो तेरी इनकम बचे उसमें से जक़ात दे। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये अभी हमने थोड़ा सा इसको रुक जाओ, अब हम क्या करेंगे, हमें देगा वो ये वाली फिगर 75 है, और साथ ये बोलेगा इसमें से 10 रुपए जक़ात डिडक्ट हुई हुई है और 15 रुपए, 15% इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ हो। अब हमने पहुंचना है यहां पे। मुझे बताएं, अगर हम वापस जाना चाह रहे हो, 75 रुपए हमारे घर में आए, पहले इसमें हम 15% टैक्स ऐड कर दें या पहले 10 रुपए की जक़ात ऐड करें इसके अंदर? पहले 10 रुपए हमें वापस जक़ात ऐड करनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर मेरे बच्चे, इसका मतलब हमारे पास कितने आ गया, 85। लेकिन ये 85 100% है। ये 85 मेरे बच्चे 15% टैक्स डिडक्ट हुआ था ना, इसमें ये 85 फिलहाल में अमाउंट ऐसे ली, ये 85 है भी 85%, ऐसे ही था ना। हमें चाहिए इसका 100%। तो हम 100 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे और 85 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट दोबारा से 100 आ जाएगी। ये वर्किंग की हुई है सर। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ ये अभी हमने चीजें पढ़ी नहीं, कहीं परेशान ना हो जाए कि ये हुआ क्या है। बस ये चीज समझ जाना है, ये हम गलती करते हैं। इसलिए वो ज्यादा पेपर के अंदर ना, अगर वो दे दे इस तरह की फिगर कि भाई आपको वो डिविडेंड के मामले में होगी, और डिविडेंड मेरे बच्चे हमारी एक फाइनल टैक्स रिजीम में इनकम आती है, इसके कैलकुलेट करने का हम तरीका कार डिस्कस करेंगे। लेकिन जब फिगर दे दे, अगर इस तरह जैसे अभी आपके घर में कितना है, 75 रुपए, साथ दो इन्फॉर्मेशन देगा, इसमें से 10 रुपए जक़ात डिडक्ट हुई हुई है और 15% टैक्स भी, एडवांस टैक्स भी डिडक्ट हुआ हुआ है इसको। एडवांस ना लफज बोले, यानी कि फाइनल टैक्स इसके ऊपर डिडक्ट हुआ हुआ है 15%। अब आपने जो इनकम दिखानी है टैक्स वालों को, वो पूरी पहले दिखानी है। उसके ऊपर हम देखेंगे आपने टैक्स आपको कितना पे कर दिया, बाकी कितने मामला हैं। उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इसकी वर्किंग दोबारा करनी पड़ती है, ताकि हम अपनी अपनी इसमें जो इनकम टैक्स रिटर्न होगी उसमें पूरी इनकम दिखा सकें एक दफा। ये उस लिहाज से मेरे बच्चे, लेकिन अभी नहीं पढ़ाया, अभी ये थोड़े से दूर के मामला हैं। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 4 में भी अभी हम सिर्फ काम की चीजें पढ़ेंगे, जैसे बाकी सारा कुछ हम कवर करके आ गए। उसके बाद कुछ जो ऐसी वैसी जो चीजें होंगी जो काम की नहीं होंगी, वो आखिर में जाके हम पढ़ेंगे इसके अंदर। क्या रखोगे? लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा इसको पंगा ले लिया, थोड़ा सा आपको कम से कम समझ आ जाना चाहिए कि अगर कहीं पे डिविडेंड वगैरह और जक़ात वगैरह डिडक्ट होके उसके बाद हमें पैसे मिले, तो क्या वही हम अपनी रिटर्न में ऐड कर देंगे उसको? नहीं, हम उसको ग्रॉस अप दोबारा करेंगे मेरे बच्चे। पूरी इनकम दिखानी होती है, और पूरी इनकम हमारी 85 रुपए नहीं, 75 रुपए नहीं, तो जो हमारे घर में आए वो 100 रुपया था। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का यही तरीका अडॉप्ट करेंगे जो अभी आपने मुझे बताया, कि पहले जक़ात दोबारा ऐड बैक करेंगे उसके अंदर, फिर वो जक़ात ऐड करने के बाद 15%, अगर वो 20% टैक्स डिडक्ट हुआ होता, तो जक़ात ऐड करने के बाद मान लो हमारे घर में 80% आया, 20% तो काट लिया उन्होंने, तो हमने फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 80 से डिवाइड करना, तो हमारे पास पूरी अमाउंट निकल आनी चाहिए। ले बेटा।
छोटी छोटी बातें जरा थोड़ा सा रिपीट करवा दो मुझे। याद करो हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेबल होगी, फॉरेन नहीं होगी, सियाने लोग हो आप। और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, जो उसने पाकिस्तान से कमाई हो। अब अगली बात मेरे बच्चे, कल हमने ये डिस्कस किया था कि सर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है कौन, हमें कैसे पता चलेगा कोई बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। हमने कहा कि ये तूने बहुत अच्छी बात की है, तो यही देखना चाह रहे हैं कौन बंदा कौन है जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है। तो उस लिहाज से, क्योंकि जिन तो हमें नजर नहीं आते, वो तो इनकम कमा ही रहे होंगे, बथेरा यहाँ पे कमा रहे होंगे, हैं ऐसे ही ना, कई जिन होते हैं यहाँ पे इर्द गिर्द, वो इनकम भी कमा रहे होंगे। क्या हम उनसे टैक्स लेते हैं? नहीं, जिन हमें टैक्स नहीं देते बल्कि हमें डराते हैं। ले बेटा, याद करें कल हमने डिस्कस किया था कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, चलो वैसे ही हमें पता है, हम रीड क्यों करें, हमें वैसे ही पता है ना। ले बेटा, इंडिविजुअल का तय करना है कि ये बंदा कब रेजिडेंट होगा। कोई भी इंडिविजुअल, अच्छा पाकिस्तानी या फॉरेन, कोई भी इंडिविजुअल, मतलब जिंदा इंसान कोई भी, चाहे वो हमारे मुल्क का हो चाहे हमारे मुल्क का ना हो, हम रेजिडेंट का स्टेटस देख रहे हैं। ये किसी भी इंसान के लिए हो, कोई भी इंसान हो, चाहे हमारे मुल्क का हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे बच्चे, इस मिस्टर ए, ये कोई मिस्टर ए है, इसका आपने ये चेक करना है ये रेजिडेंट है कि नहीं। मुझे बताएं, ये पाकिस्तान में 107 दिन ठहरा है इस पूरे साल के अंदर, टैक्स ईयर के अंदर। मैं कह रहा हूं ये रेजिडेंट है। कम से कम कितने दिन ठहरना है? 183 डेज आर मोर। अगर 182 डेज भी ठहरा हो पाकिस्तान के अंदर, तो ये रेजिडेंट नहीं होगा, मतलब नॉन रेजिडेंट कंसिडर होगा। ऐसे ही ना, चाहे पाकिस्तानी भी हो, आप लोग भी इस साल में अगर पाकिस्तान में 182 दिन रहे हो, तो क्या हो? नॉन रेजिडेंट। ऐसे ना मेरे बच्चे। लेकिन टैक्स वाले अपने लिहाज से देख रहे होते हैं, हम बाकी दुनिया के लिहाज से नहीं देख रहे होते। आपने घर वालों को नहीं जाकर कहना कि अगर कोई 6-7 महीने बाहर लगा गए, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ रेजिडेंट हूँ, गोली मारे इस बात को। ये टैक्स वालों को बताने के लिए सिर्फ होता है, ये ना हो कि आप इधर उधर लोगों को भी बता रहे हो कि आप क्या हो। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये जो 183 दिन कम से कम आप पाकिस्तान में रुके, तो आप रेजिडेंट बनेंगे। अगर इससे ज्यादा या 183 दिन रुके, अगर इससे कम रुकेंगे तो क्या होंगे? नॉन रेजिडेंट। हमने कहा ये 183 दिन काउंट करने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। हमने कहा था जिस दिन आप पाकिस्तान में एंटर होंगे, उस चाहे 1 मिनट के लिए ही आप एंटर हो, तो पूरा दिन काउंट होगा। जिस दिन आपकी अराइवल होगी, वो डे ऑफ अराइवल पूरा काउंट होगा। चाहे आप 11:59 पे पाकिस्तान में एंटर हो गए, ऐसे ही था कुछ। और जो डे ऑफ डिपार्चर होगा, हाँ, चाहे सुबह सुबह निकल गया आप 12:01 पे, तब भी वो आपका यहाँ पे पूरा दिन ही काउंट होगा। ऐसे मेरे बच्चे। और उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर से कोई पाकिस्तान में कोई नौकरी करने आता, और किसी वजह से वो यहाँ पे बीमार पड़ जाता है, या उसकी नौकरी अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसका काम कोई डिले हो गया, यहाँ पे स्ट्राइक शुरू होगी, कुछ भी इस तरह का, क्या वो दिन काउंट होंगे कि नहीं? काउंट होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा आया यहाँ पे, खास मीटिंग अटेंड करने आया, इस्लामाबाद में होनी थी वो मीटिंग, एक बंदा बाहर से आया, एक बंदा स्पेशली इस्लामाबाद में होने वाली एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आया है। लेकिन हुआ क्या, वो इस्लामाबाद बंद कर दिया उन्होंने हड़ताल की वजह, ये धरने की वजह से वो मीटिंग अटेंड कर ही नहीं पाया। वो बार बार निकल गया 4 दिन ठहर के। तो हम वो 4 दिन काउंट करेंगे? वो ये तो नहीं कहेगा मैं तो वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आया था, मीटिंग तो हुई नहीं, मैंने अटेंड ही नहीं की, तो ये मेरे दिन क्यों काउंट कर रहे हो? हमने कहा तू एंटर हुआ था ना पाकिस्तान में, वो भी काउंट होंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज में घूमने फिरने जाते हो, यहाँ पे क्या वो काउंट होते हैं कि नहीं? जो बाहर से लोग आते हैं उनके वो भी सबके काउंट होंगे। ऐसे ही मेरे बच्चों। लेकिन एक सिर्फ हमने निकाला था उसको, ये काउंट नहीं हो। हाँ, तो आप इन ट्रांजिट होते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो, और रास्ते में उस सिर्फ एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना मकसद हो, लेकिन रास्ते में अगर पाकिस्तान आ गया, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। ऐसे था। फिर हमने डिस्कस किया, ये तो इंडिविजुअल के लिए हमने रूल्स पढ़ लिए। फिर हमने कहा था कि अगर कोई कंपनी हो, कंपनी भी तो पर्सन है, कंपनी कब हमारे मुल्क की रेजिडेंट हो? हमने कहा कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, वो चाहे उसका कोई भी धंधा पाकिस्तान में ना हो रहा हो, काम वो सारा मुल्क से बाहर कर रही है, लेकिन इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में हुई है, ये हमेशा ही क्या होगी? रेजिडेंट होगी। जो गवर्नमेंट है, चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, ये हमेशा ही रेजिडेंट होंगी। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी हो, किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल उस टैक्स ईयर के अंदर अगर होली ट्रांसफर हुए हैं किसी भी लम्हे, तो वो रेजिडेंट कंसिडर है। ऐसे में अच्छा। फिर हमने डिस्कस किया था अगर हो एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो चाहे अगर हमारे मुल्क में हो चाहे बाहर से हो, अगर उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल होली और पार्शली अगर एक टैक्स ईयर के अंदर, क्योंकि इनको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होता वैसे, इनको रजिस्टर्ड करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि पार्टनरशिप अगर हमारे मुल्क की है, वो रजिस्टर्ड करवाओ या ना करवाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पाकिस्तान में होली और पार्शली एक टैक्स ईयर के अंदर किसी लम्हे भी शिफ्ट हुआ, तो क्या कंसिडर होगा? वो रेजिडेंट कंसिडर होगा। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, जरा थोड़े से 3-4 सवाल अभी करवा दो, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आज नहीं तो सुबह आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगी।
मैक्सिमम जितने सवाल हो सकते हैं उसके अंदर वो सारे होंगे। ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वो फिर आप उसको सॉल्व करके फिर उसको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे जहां पे कोई दिक्कत हुई। ले मैडम, चलो पांच पेपर थोड़े से करो साथ साथ ही यहाँ से। बेटा 2021 का एक सवाल, सितंबर 2021 का 2 नंबर का, कहता स्टेट द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिलेटेड टू चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल। भैया क्या इसकी प्रोविजन थी, क्या तरीकाकार था? टैक्स ईयर आपने चेंज करना है, स्पेशल से दोबारा नॉर्मल पे आना है। हाँ रिटर्न अप्लाई करेंगे कमिश्नर को। हाँ कंपेलिंग नीड शो, अब बाकी भी वही बोलो, कंपेलिंग नीड शो कर दी, उसके बाद कमीशन आपको इजाजत दे देगा। ठीक है भैया आप टैक्स ईयर चेंज करना, यही था ना। अगरचे 2 नंबर का है, यही वाला पैराग्राफ पूरा लिखने से आपके 2 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो पूरा तरीकाकार बताता पूछता आपसे है तो फिर आगे वो भी था कि अगर जिसने आपको इजाजत दी है वो जब चाहे इस इजाजत को खत्म भी कर सकता है, लेकिन इजाजत को खत्म करने से पहले वो, लेकिन इस चीज को भी दोबारा, क्योंकि ये तो स्टेट इनकम टैक्स चेंज करने का तरीकाकार पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 चीजें बतानी है आपने। एक तो अगर मेरे बच्चे वो एक पर्सन है कोई है, या मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कोई, हाँ नहीं क्लास ऑफ पर्सन के लिए तो वो चला जाएगा ना। अगर कोई इंडिविजुअल हो, कोई पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल हो, अगर वो अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहता है कमिश्नर को, लेकिन अगर क्लास ऑफ पर्सन हो तो फिर वो बोर्ड को अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके लिए अप्लाई करते हुए क्या करनी है आपने, कंपेलिंग नीड दिखानी है, उस बेस पे वो क्या करेंगे आपको अलाउ कर देंगे। याद रखोगे इस बात को। बाकी नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, 2019 में सवाल आया 2 नंबर का ये भी। कहता है कि जीन फ्रांसिस, फ्रांसिस बोल लो चलो, जो भी बोलना है मेरे बच्चे, अब पता नहीं इनके अगले नाम ही कोई सादा रख ले भैया। चलो कौन सा वाइवा सुनाना आपने। ले बेटा जीन फ्रांसिस जो भी है ए फ्रेंच डिजाइनर है, ऑफन विजिट टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट, ये आता जाता रहता है पाकिस्तान के अंदर अपनी चीजों की प्रमोशंस के लिए। कहता ड्यूरिंग हिज लास्ट विजिट ही स्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम 10 जुलाई, अब ध्यान रखना है यहाँ पे, इन तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी एक एक दिन, 10 जुलाई 2008 से लेके 25 जनवरी 2009 तक ये पाकिस्तान में ठहरे। कहता डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ जीन फ्रांसिस फॉर द टैक्स ईयर 2009। जैसे ये पूछेगा किसी टैक्स ईयर के लिए, आपके दिमाग में, चलो वहां पे ड्रॉ तो नहीं करोगे, अगर ड्रॉ करना भी हो तो लेड पेंसिल साथ रखिएगा और रबर भी अच्छी वाली रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर के ऊपर है, उसकी जो बैक साइड उसमें जो साफ जगह हो उसमें करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें पेपर पे ना कीजिएगा, क्योंकि पेपर में कोई निशान ऐसा नहीं छोड़ना जिससे किसी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन हो सकती हो किसी इंसान की, नहीं तो पेपर कैंसिल कर देते हैं। कई बच्चे होते हैं उनके मैसेज आते हैं सर वो रिजल्ट आ गया, सारा कुछ आ गया, हमारा रिजल्ट ही नहीं आया है। उन्होंने बल्कि मैसेज भेजा कि उसमें उन्होंने रिजल्ट रोक लिया है, तो क्या वजह हो सकती है? भैया आपने कोई ऐसी मार्क लगाया था उस पेपर के ऊपर जिससे उनको शक पड़ा है कि शायद आप हमें कोई इशारा कर रहे हैं ये पेपर मेरा है, तो इस पे चेक करने वाला जरा थोड़ा सा ध्यान रखे, रिश्तेदारी का पास रखे। ये क्यों? ठीक हो गया? अच्छा ये साफ नजर आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना होती? ये मैंने कहा ये ना हो गया कोई स्क्रीन सुक्रीन लानी पड़ जाए कोई। चलो भाई शुरू हो जाओ। ये टैक्स ईयर कौन सा है? 2009। कहां से शुरू हुआ होगा? 1 जुलाई 2008 से। ये सोचना है सबसे पहले, अगर ये ना सोचा तो क्या सोचोगे आप? फिर तो आंसर दे ही नहीं सकेंगे आप। टैक्स ईयर 2009 बोला उसने, तो फौरन से दिमाग में लेके आना टैक्स ईयर नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ना, डेफिनेटली कहीं पे स्पेशल होगा तो वो बोलेगा इस बंदे को स्पेशल टैक्स ईयर पाकिस्तान में अलॉट था और वो था 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, फिर वो बोलेगा। अगर नहीं बोल रहा, वो सादा आपको बोल रहा है कि टैक्स ईयर 2009 के लिए, तो पक्की बात है ये नॉर्मल की बात हो रही है। कब शुरू हुआ होगा? 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009। चलो भैया देखो सबसे, जी मैडम, ओ सॉरी सॉरी, अच्छा इसी में हो, माधुर, ओ अल्फाज वाप मैं पूरा सवाल नहीं ना पढ़ा, लेकिन आपने पेपर में ध्यान रखा, पूरा सवाल पढ़ना है। चलो मान लो कि अभी भी हमने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं, मैं गुस्सा कर गया, मेरे बच्चों ने मेरी गलती बता दी, मैंने अब पढ़ना ही नहीं। पहले मेरे बच्चे वैसे बताओ, अगर टैक्स ईयर 2009 के लिहाज से आपने इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना हो तो फिर कैसे बताते हैं आप? यही तरीकाकार था। ये कब आया पाकिस्तान में? 7 जुलाई को, ऐसे ना मेरे बच्चे। तो जुलाई के, सॉरी 10 जुलाई को, तो जुलाई के कितने दिन पाकिस्तान में होगा? 10 से काउंट करना शुरू करना है। 10 को आ गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। यहाँ पे ध्यान रखना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
याद रखोगे ना इस बात को, ऐसे ही काउंट करना है। ये कहना सर देखो ये नहीं पता वो नहीं, भैया पेपर पास करना है, या आपने इस चीज को वहां पे कोई अनाज शना नहीं रखनी बीच में, मैं वैसे अंदाजा लगाऊंगा, एक दिन से फर्क पड़ जाना। अगर मेरे बच्चे 182 हुआ तो कुछ और, 83 हुआ तो कुछ और, इसलिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट हो। तो हमारे अभी कितने दिन निकले जुलाई के? 22 दिन। अगस्त तो पूरा ही रुका होगा ना यहाँ पे। अगस्त कितने का होता है? पक्की बात है ना? कितने का होता है? 31 का। रुल गया ना, तेरा स्टेटस हो गया। 31 अगस्त का भी नहीं सुना आपने? होता है मेरे बच्चे, गौर किया करो, चेक कर लो फिर भी। कर लिया ना, 31 का होता है भैया। ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैंने पहले दिन आपको बताया था, याद कर लो आप इस महीने में कितने दिन है। ये आपकी मर्जी है, मैंने कभी ये यूज नहीं किया, मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी ये आप लोगों ने देखो, पेपर पास जब बंदा करे वो सारे जुगाड़ लगाता है। अब मैंने थोड़ी कोई पेपर देना है, मैं क्यों यूं यूं करूं? है, या आप ही करेंगे इस तरह करके, जो भी तरीका आपके पास है। रिश्तेदारों के नाम रख लो, किसी के नाम पे कर लो, जो मर्जी करना। बेटा जुलाई, क्या ये जुलाई पूरा महीना यानी कि 22 दिन रहा पाकिस्तान में? अगस्त भी यहीं पे होगा, सितंबर भी यहीं पे होगा, तो सितंबर में कितने? 30। अक्टूबर यहीं पे होगा, 31। नवंबर यहीं पे था, कितने? दिसंबर, जनवरी गया कब है? 25 फरवरी को। तो फरवरी में बच्चे कितने आएंगे? 25। करो जमा। बन रहा है तकरीबन, क्योंकि अच्छा खासा हो गया, 6 महीने से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि 6 महीने 180 बन जाते हैं। मान तो रहा है, दिन कितने? कैलकुलेटर नहीं है मेरे बच्चों, कैलकुलेटर रखा करो। ये बाई है, पहले 32 ना लास्ट। कितने? 272, 62। तो ये मेरे बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ये रेजिडेंट है। अब हम करेंगे आंसर कैसे करेंगे? हम कहेंगे ये जो जो भी जीन फ्रांसिस है, ये पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा अगर पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा रुका हो। अब क्योंकि ये पाकिस्तान में रुका है 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई से लेके कब तक 2 फरवरी तक। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे ये सारे ये वाले दिन यहाँ पे एक एक करके ये दिन बस ऐड करते जाए। उसको पता है, अब बस ये बता दो, ये 10 जुलाई से लेके 25 फरवरी तक रुका है। अब आपने मजीद वहां पे, अब उसको पता चल गया, पहले 22 लिखा होगा तो पता है जुलाई का आप 22 दिन ऐड कर रहे हो, फिर आगे अगस्त के वो ऐड करते करते वो सारे यहाँ पे बताने, और उसका आगे टोटल करके आपने यहाँ पे दिन बताने हैं उसको ब्रैकेट के अंदर। क्या रखोगे? फिर हम उसको बोलेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर 262 दिन रुका है जो कि 183 दिन या उससे ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान का रेजिडेंट है। लेकिन मेरे बच्चे अब आओ उसके सवाल, लेकिन उसने क्या कहा, इसने सवाल को खराब कर दिया। उसने कहा कि assume that the commissioner has granted him permission to use calendar year as special tax year, कि कैलेंडर ईयर को स्पेशल टैक्स ईयर यूज करे, लेकिन बताना टैक्स ईयर 2009 के लिए ही है, ताकि दोनों चीजें आपकी टेस्ट होने, कि टैक्स ईयर 2009 अगर आप स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहे हो, टैक्स ईयर 2009 और हो भी वो कैलेंडर ईयर स्पेशल टैक्स ईयर, तो कहां से कहां तक बनता हो? है? अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, मैं पूछ रहा हूं जस्ट आपसे, अगर देखो उसने बोल दिया ना कैलेंडर ईयर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब अगर हमारा कैलेंडर ईयर हो, मान लो कि 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2006, टैक्स ईयर कैसे डिनोट करेंगे? 2007 से। बात समझ आ रही है कि नहीं, कैसे हम इसको वो करेंगे? अगर ये कहता है टैक्स ईयर 2007 से, सॉरी 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2007, तो फिर कैसे डिनोट करना था? टैक्स ईयर 2008। अगर ये कहे कि 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008, ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? नो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो होगा, हमारे जो दिन आपने ध्यान में रखने, वो कहां से काउंट करने शुरू करने? 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 तक, ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसके दौरान आपने पाकिस्तान में उसका ये जो स्टे है वो देखना है। नहीं ना समझ आ रही? लेवल है ना उसका भैया,
वो कह रहा है ना कहीं बच्चे प्रैक्टिस करके आए होंगे, छोटी छोटी तो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, कौन सा कुछ ज्यादा है। इसका मतलब अब मेरे बच्चे यहाँ पे आओ वापस, हमारा ये साल कहां से कहां शुरू हुआ है, 1 जनवरी, पहले तो वो बनाए ना, ये टाइमलाइन 12 महीने की बना लेनी आपने टैक्स ईयर की, जो भी आपका टैक्स ईयर बनता होगा ना उसकी टाइमलाइन बना लो। ये कब शुरू होगा 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008, ये हमारा टैक्स ईयर है। ऐसे ना मेरे डिनोट उसने 2009 से किया है, लेकिन है तो ये ना जिसके दिन काउंट करने हैं आप। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताए 1 जनवरी 2008 को ये पाकिस्तान में था, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। क्या फरवरी में था, कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्या मार्च में था, कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्या अप्रैल में था, कुछ भी नहीं ऐड होगा। क्या मई में है, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जून में है, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। क्या जुलाई में है, अब आ गया। कब आया बोला, 10 जुलाई 2008। 10 जुलाई 2008 के कितने दिन, 22। क्या जुलाई अगस्त में है, कितने दिन, सितंबर में है, कितने दिन, अक्टूबर में है, कितने दिन, नवंबर है ना, 30, दिसंबर है ना, कितने, 31। अब मुझे बताओ, क्या जनवरी और फरवरी बीच में रखेंगे ना। इसका मतलब ये जो ऊपर इसने 2 दे रखे हैं महीने, वो हमारे किसी काम के नहीं, वो अगले टैक्स ईयर के लिए हो, क्योंकि हमने हर साल का उसका टैक्स ईयर के लिहाज से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है, क्योंकि इसको तो स्पेशल वो टैक्स ईयर अलॉट किया हुआ, जो कि है ही कैलेंडर ईयर, वही स्पेशल टैक्स ईयर है उसका। तो ये कब से कब तक होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये जो आगे ये जो 2 महीने हैं, जनवरी 2009 और फरवरी 2009, ये टैक्स ईयर 2010 के लिए है। ऐसे ना मेरे, देख लेना सारे इस बात पे मुतफिक हैं या किसी को अभी भी डाउट नजर आ रहा है इसमें। मेरे बच्चे वो 2 जो बच्चे आखिर में बैठे हुए, कोई दिक्कत हो रही है आपको इसमें, नहीं ना, ये तो कोशिश तो करेंगे ना इसी तरह, कहीं होगा तो आज जिसको समझ आ गई उससे डिस्कस कर लेना। जितनी बहस कर लेंगे इन 60 दिनों के अंदर आपको फायदा हो। ले बेटा, चलो करो इनको जमा। 175 सर, 12 1 में 183 दिन हो जाएं और दूसरे कंट्री या काउंटी में भी उसी दिन पहुंच गया हो और वहां भी 184 देश को जगह हो सकता है। 101 साल 186 दिन तो नहीं, 300, ज्यादा से ज्यादा हम कहते हैं 365 दिन, ऐसे ही ना मेरे बच्चे जो नॉर्मली रखते हैं। तो जरा 183 जरा जमा करो, कितने बार दिन है, तो ज्यादा हो जाएगा ना, इस तरह पॉसिबल नहीं होता है इस तरह की चीज। कर दिया तो आप उसको कहना दूसरे सवाल में गलती होगी, इसको सही कर लो। जो होगा नहीं ना, कभी पूछ नहीं सकता वो इस तरह का मामला कि दोनों 2 मुल्कों में 183 दिन। फिर चलो मान लो कि हम अपने मुल्क के लिहाज से देखेंगे, तो हमारे मुल्क में रुक गया ना 183, तो बाकियों को गोली मार, तो हमारा तो रेजिडेंट है? ऐसे ही है ना मेरे बच्चे, हम तो फिर अपने मुल्क के लिहाज से देखेंगे। अगर 2 में बनना होगा वो वहां पे भी फंसेगा, किसी और मुल्क में, पता नहीं न्यूजीलैंड में बैठा है जहां पे हो सकता है कोई इस तरह का मामला हो गया हो, और पाकिस्तान में भी है 183 दिन, वहां पे भी हो गए, यहाँ पे भी हो गया। पॉसिबल नहीं है, समझाने की बात करा। फिर हमें तो अपने लिहाज से है ना, हमें तो फंस गया तो वहां पे भी चपेड़े खा, यहाँ पे भी टैक्स है, हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कि उधर कानून कुछ और हो प्रेसिडेंट के। वही है ना, ये तो हम पहले भी डिस्कस किया, 100 पे भी हो सकता है, बन जाए वहां पे, हम अपने लिहाज से देखेंगे। फिर वो तो रूल उस लिए था कि अगर कोई बंदा ना हमारा है, हमारा चेरी, हम ना हमारा रेजिडेंट बना ना कहीं और, वो भागता फिर ही गया है, अब इसका क्या करना है, हम कहेंगे इसको पकड़ो, ये हमारा ही है। लेकिन अगर बंदा हमारा भी रेजिडेंट बन गया, किसी और का भी बन गया हो, हम अपने रेजिडेंट के लिहाज से उसकी इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके दोनों पाकिस्तान की और बाहर की इनकम दोनों कंसिडर करेंगे। आप कह रहे 175, अब आंसर कैसे करेंगे कि ये जो बंदा है ये पाकिस्तान का रेजिडेंट होना था, अगर ये 183 दिन या उससे ज्यादा रुके, अब इसका जो स्टे है पाकिस्तान में वो है मान लो कि इससे लेके इस तारीख तक, और फिर हम ब्रैकेट में ये सारा मेरे बच्चे ये दिन दिखाएंगे उसको, ये वाले दिन दिखाएंगे उसको, जमा भी दिखाएंगे उसको, टोटल भी। ये पाकिस्तान में रुका 175 दिन, जो कि 183 से कम है, इसलिए हमारा क्या है, नॉन रेजिडेंट है। याद रखोगे, चलो मेरे बच्चे, गारंटी से कहता हूं नहीं सही बताएंगे आप इसको, लेकिन हो भी सकता है, गारंटी या लाजमी हो सकता है। जस्ट मैं आपको ना वो कर रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ आपको, क्या आप कहना है?
देखना सर, अभी हम सही बताएंगे इसको। नहीं बेटा चलो चेक कीजिएगा, साल 2018 का सवाल है। देखो कहीं ना 18 में आया, 19 में आया, 21 में आया, तो पूछता है इस चैप्टर में ये यही चीजें, यही एरियाज है मोस्टली, दो तीन जो पूछता है वो। कह रहा है कि ऑन 1 दिसंबर 2006, तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान रखना हर एक। 1 दिसंबर 2006 को ब्रूसली वाज अपॉइंटेड बाय ए चाइनीज कंपनी एज ए टेक्निकल डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान। कह रहा ही हैज हेल्प प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। उस बंदे ने आपको ये डिटेल दी है, और कहता है इन डिटेल्स को देखने के बाद, इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रिलेटेड रूल्स देयर अंडर। रूल्स क्या थे, वो जो आगे वो रूल्स हमने पढ़े थे ना, उसका कौन कौन से दिन काउंट होंगे, ये उनकी तरफ ही इशारा है। वो ऊपर तो उसने लिख रखा था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने सिर्फ इतनी बात बोली थी 183 दिन या उससे ज्यादा है अगर वो पाकिस्तान में रुके। फिर हमने कहा 183 दिन काउंट कैसे करने हैं, उसके लिए मेरे बच्चे को रूल्स थे, इसलिए उसने दोनों की तरफ इशारा किया है कि इनकम टैक्स भी, और साथ वो जो रिलेटेड रूल्स आपको बताए गए थे दिन काउंट करने वाले, उसको दिमाग में रखते हुए कहता है कि कमेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ब्रूसली फॉर द टैक्स ईयर 2007। कहीं उसने बोला कि इसको कोई और स्पेशल टैक्स ईयर अलॉट किया गया है? कुछ नहीं बोला इसने। तो अब मेरे बच्चे, सबसे पहले मेरे बच्चों के दिमाग में ये सबसे काम की चीज, ये कब शुरू होगा? 1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007। अगर यही गलत बना रही है, सब कुछ गलत होगा। अब मेरे बच्चे यहां से करना शुरू करते हैं। मुझे बताएं, क्या 1 जुलाई 2006 को, चलो जुलाई, क्या जुलाई में ये बंदा पाकिस्तान में है? कुछ आएगा जुलाई का? है ही नहीं पाकिस्तान में। कब आया ये? 1 दिसंबर 2000। ओए नहीं नहीं रुको, ओए रुको, ओए ध्यान देना भैया। अच्छा तुसी भी नाले मेरे हाँ करी जा रहे हो, ध्यान दे रखो। ये पिछले साल में आया हुआ है 2006 के अंदर, ऐसे मेरे बच्चे सही जा रहे थे यार। मुझे लगा था शायद हम उसी साल का वो कर रहे हैं। ठीक हो गया। भास्कर तो ऐसे करेगा, वो पिछले साल में पहले ही बंदा आया हूँ, पिछले 2-3 साल से रह रहा हूँ, फिर वहां पे जाहिर बात है पहले दिन से वो अवेलेबल हो। अब मेरे बच्चे इधर देखिएगा, हम काउंट कर रहे हैं 2006 से ऑनवर्ड, जुलाई 2006 से, ऐसे ही ना मेरे बच्चे? जुलाई 2006, क्या जुलाई 2006 में मेरे बच्चे पाकिस्तान में है? नहीं है ना? ठीक हो गया। जुलाई, अगस्त 2006 में है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब आया? पहली कोई आ गया। ये अराइवल अच्छा वो, हाँ हाँ ध्यान देना यार, आप लोग सियाने हो वैसे। अपॉइंट हुआ था, लेकिन पहुंचा कब है? 15 को। शाबाश। यानी कि कहीं ना कहीं मैं गलतियां कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ा के इस तरह, अब मुझे फंसा रहे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात है। दोबारा वापस आओ। मेरे बच्चे अपॉइंटमेंट ध्यान रखना है, और जब वो पाकिस्तान में आए हमने वहां से दिन काउंट करने शुरू करने हैं, क्योंकि ये गलती हो सकती है, हम वहीं से काउंट करना शुरू कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रहा था। आप लोगों ने कहा कि सर नहीं नहीं आप गलती कर रहे हो, आप काउंट कहां से करने शुरू करने हैं? जब पाकिस्तान में आया। तो मेरे बच्चे पाकिस्तान में कब एंटर हुआ वो? 15 को। क्या 15 वाला दिन काउंट होगा? 15 दिसंबर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 दिन। ऐसे में रोशन जनवरी है इधर ही। अब इधर ध्यान रखना है हमने, उसने ऑफिस को ज्वाइन किया है 20 दिसंबर को। क्या इससे कोई इंपैक्ट होगा? जब आ गया वो, जब ज्वाइन जब मर्जी कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना? याद है उसने कहा था कि अगर वो पहले आ गया हो और अभी नौकरी बाद में शुरू होनी, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम कह रहे हैं आ गया तो बस दिन काउंट होना शुरू हो गया। इसका मतलब इस तारीख का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मेरे बच्चे नेक्स्ट हुआ क्या है, वो मार्च में कहीं पे गया, इसके बाद दिसंबर यहीं पे था, ये इतने दिन 17 दिन। उसके बाद जनवरी 31 के 31 यहीं पे है ना, कोई दिक्कत तो नहीं जनवरी में। फरवरी 28 के 28 यहीं पे है ना। मार्च, अच्छा ये बताएं एक लीप ईयर भी आता है, वो भी ध्यान रखना आप। अब मुझे ये बताओ, टैक्स ईयर 2007 लीप ईयर था या नहीं? तो कितने दिन आएंगे वहां पे, या 29 आएंगे? ध्यान रखोगे ना इस बात का, ये आपने भी रखना है। मेरा 4 साल बाद आता है ना ये। ठीक हो, अगर डिवाइड हो जाए तो फिर 29, अगर ना हो तो 28, तो 2007 नहीं ना। ठीक हो, अब ये भी रखना, मैं सच्ची बता रहा हूं,
ये नहीं बताएगा कि फरवरी के यहाँ पे 28 दिन लेने हैं या 29 लेने हैं। आपने किस लिहाज से उसको ऐड करना है? लीप ईयर के लिहाज से। आपका टैक्स ईयर मोस्टली वो जो होगा वो कौन सा होगा जब आप पेपर देने जा रहे होंगे? टैक्स ईयर 2000 तकरीबन, क्योंकि जून में खत्म होगा, 30 जून 2024। तो कहीं ना कहीं टैक्स ईयर 2024 की बातें हो रही होंगी ज्यादातर, ऐसे ही ना मेरे से, क्योंकि अभी मार्च में आप बैठे होंगे, 25 तो जाहिर बात है थोड़ा सा दूर होगा, ज्यादा चांसेस होंगे 24 की। तो 24 का डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब, तो ये ध्यान रखना आपको। ले बेटा, तो 28 फरवरी, उसके बाद मार्च। मार्च मेरे बच्चे आप जरा थोड़ा सा, मैंने आपको कहा था गलती करेंगे हम यहां, चलो सोचो, मार्च के कितने दिन? वो भी काउंट होगा, 30 तो आया तो 30 भी काउंट होगा, तो 31 21 ना, 22 30 वाला और 31 बचेंगे। 1 मार्च से 21, 21 दिन, क्योंकि 21 को तो गया है ना वहां पे। हम यही, अच्छा ये अज्यूम करना है। अब कई बच्चे ये अज्यूम करेंगे कि वो 21 से 30 मार्च वो विजिट टू दुबई था, शायद ये दिन वहीं के थे, ये पाकिस्तान में था ही नहीं उस दिन। नहीं नहीं मेरे बच्चे, हम यही अज्यूम करेंगे कि विजिट टू दुबई ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप अगर 21 से 30 है, तो इसका मतलब वो 21 को यहां से गया होगा और 30 को, उस 30 तक था तो 30 को वो वापस आ गया हो। 21 से 30 तक है ना, तो 21 को यहां से गया होगा, तो दिन यहीं पे काउंट होगा ना, तो 30 को वो वापस आया होगा, तो वो दिन भी काउंट होगा। अब मार्च 31 का है, इसका मतलब ऊपर के देखो 21 दिन तक, 21 तक 21 दिन जो गया है वो 21 को, ऊपर वो 30 को जब वापस आ गया और साथ उसके 31 मार्च, तो 2 दिन ये। तो इसका मतलब इसके जो ये जो महीना है मार्च का हमारा, इसके कितने दिन टोटल? 23, ये 23 दिन ऐड करें। याद रखोगे इस बात को? देखो उसने 3 नंबर रखे हैं, आखिर थोड़ा बहुत तो आपको अहमियत इतनी आसानी से थोड़ी दे देगा 3 नंबर, अहमियत है 3 नंबरों की यहाँ पे सीए के अंदर। नहीं बेटा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसे कहते हैं विजिट टू साउथ कोरिया फॉर वेकेशंस। साउथ कोरिया भी गया है वो। आगे मार्च के बाद अप्रैल ही आता है ना, ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट महीने में फिर पंगा है, तो एक से लेके 12 तक, 12 दिन हो गए। उसके बाद 21 से लेके अप्रैल 30 का, तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 10 दिन ऐसे ही, तो 10 दिन वो भी, तो टोटल कितने हो गए? 22। तो 22 दिन मेरे बच्चे आगे अप्रैल के। मई कहीं पे गया वो, यहीं पे ही है, 31। जून गया है, 4 से 9 तक, कितने दिन ऐड होंगे? करो काउंट करके बताओ, देखो गौर करो, गौर करो, गौर करो। विजिट टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान है फॉर पर्सनल ट्रिप, क्या ये भी कोई कमी वैसी करनी है? हाँ तो है, हाँ, यही तो धोखा है। उसे लगा बच्चे मस्ती में लगे होंगे भैया यहाँ पे, उसके उसके दुबई और साउथ के एरिया के पीछे पड़े होंगे और इसको भूल ही जाएंगे। देखो वो बड़ा सियाना है, उसने पहला ये नहीं रखा, उसने आखिरी ये रखा है, ताकि आप उस जब कर रहे होंगे ना, बंदे की साइकी बन चुकी होती, और देख कितना आसान है, देख ऐसे काउंट करते हैं, है? फिर वो बंदा कर लेगा। इसलिए गलती नहीं करनी मेरे बच्चे, ध्यान रखना हमने कि अगर वो पाकिस्तान में कहीं पे ट्रिप कर रहा हो तो वो उसके दिन यहाँ पे पाकिस्तान में ही काउंट होंगे। ऐसे था, चलो करो आप इनको जमा। इसके बाद जून कितना मिला? 30 पूरे के पूरे, चलो करो। इससे आगे कुछ देखने की जरूरत तो नहीं ना, टैक्स ईयर हमारा पूरा हो गया, ठीक हो गया। चलो देखो, पक्की बात, 182, 182, ओहो, लेवल नहीं हो गया, लेवल नहीं हो गया, लेवल। अब एक दिन का फर्क है सिर्फ, लेवल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम फिर उसको लॉ की पहले प्रोविजन बताएंगे कि ये जो मिस्टर ब्रूसली है, अगर ये पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज्यादा ठहरे तो ये हमारा रेजिडेंट है, और अगर ना हो 183 दिन से कम, यानी कि 182 दिन या उससे कम हो, तो फिर मेरे बच्चे नॉन रेजिडेंट है। अब हम कहेंगे क्योंकि ब्रूसली यहाँ पे 182 दिन और फिर 182 दिन, ये हम ब्रैकेट्स में उसको, ये सारा मेरे बच्चे उसके साथ जमा करके दिखाएंगे, 182 दिन ठहरा है, इसलिए ये पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है। और इसकी कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी?
जो पाकिस्तान से कमाए, बाहर वाली इनकम, चाइना की इनकम उसके पाकिस्तान में नहीं आएगी। ये उसने बोला, ये टैक्स है 2007। तो बेटा टैक्स 2007 हमने जब डिनोट किया, पक्की बात है, ये कहां से कहां तक होगा भला? ये 1 जुलाई हमने कहा था नॉर्मल टैक्स ईयर, ऐसे ही आप पहला दिन है ना आपका, वो मेरे से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके डिनोट करने का तरीकाकार ये होता है। आपको वो लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा हिम्मत करके उसको कर लेना। बस थोड़ा सा आपको ये बच्चे भी बता देंगे, हमने इसमें ये डिस्कस किया था, जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है ना, 3 तरह के टैक्स ईयर थे। जो नॉर्मल टैक्स ईयर था, हमने कहा था वो ये हमेशा 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून पे खत्म होता है। फिर हमने कहा कि अगर ये 1 जुलाई 2002 है और ये मान लो कि 30 जून 2003 है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? 6 महीने इसके 2 के आ रहे हैं, 6 महीने इसके 3 के आ रहे हैं। तो हमने कहा कि देखेंगे 30 जून किस कैलेंडर ईयर में खत्म हो रहा है, यानी कि 30 जून जिस साल में होगा वो उससे हम डिनोट करेंगे। अगर हम इसको कहें ये टैक्स ईयर 2003 है, इसका मतलब क्या होगा, ये शुरू कहां से हुआ होगा? 1 जुलाई 2002 से 30 जून 2003 तक। ये उन लेक्चर अटेंड करना है मेरे बच्चे थोड़ा सा, ताकि वो चीजें क्लियर हो। हाँ, क्योंकि ये इसीलिए तो सारा हमने पहले पढ़ लिया था। अरे आओ वापस, जल्दी करो, 2013 का सवाल है। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, अगेन वो रूल्स भी दिमाग में रखने, डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्संस फॉर द टैक्स ईयर 2003। अब टैक्स ईयर 2003 की बात करी तो मेरे बच्चों को फौरन से दिमाग में आ जाना चाहिए, कहां से कहां तक? 1 जुलाई 2002 से 30 जून 2003 तक। ठीक हो गया। तो बेटा मिस्टर आर प्रोसीडर टू सऊदी अरेबिया, मिस्टर आर, उसने नहीं बताया ये कौन है, हमारा है, कहाँ का है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता वैसे। बस ये देख लो, अगर वो यहां से जा रहा है तो शायद पाकिस्तानी होगा, अज्यूम कर लो। कुछ और हिस्ट्री तो नहीं बताई उसकी। और आर से रविचंद्रन अश्विन भी हो सकता है, आर से रमीज राजा भी हो सकता है, जो मर्जी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अज्यूम कर लो मेरे अच्छे, कोई मिस्टर आर कहता है ये पाकिस्तान से प्रोसीड कर गया टू सऊदी अरेबिया, कब? ऑन 24 दिसंबर 2002, ऐसे ही, टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज न्यू जॉब, यानी कि पाकिस्तानी है, कोई नौकरी करने गया सऊदी अरेबिया। ही विजिटेड कराची फ्रॉम 20 जून 2003 से 24 जून 2003 फॉर प्रेजेंटिंग ए पेपर इन ए सेमिनार, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द सेमिनार वाज कैंसिल्ड। अच्छा, ये आपने ना हर एक का अलग-अलग आपने इनमें बताना, ये नहीं सारे इकट्ठे नहीं है, ये हर सिचुएशन का अलग-अलग रेजिडेंशियल स्टेटस बताना। चलो भैया, पहले तो मिस्टर आर का बताओ। ओए किधर गया था? अगर हम मिस्टर आर की बात करें, यहीं पे बना लेते हैं, मेरा ख्याल है इसका भी कौन सा वो रबड़ा। मिस्टर आर, पहले तो टैक्स ईयर बताओ ना, टैक्स ईयर कौन सा वाला? 2003। शुरू कहां से हुआ होगा? 1 जुलाई 2002 से लेके 30 जून 2003, ऐसे ही मेरे बच्चे? ठीक हो गया। अब ये मेरे बच्चे गया कब है पाकिस्तान से? 24 दिसंबर 2002 को। इसका मतलब क्या हुआ? ये जुलाई में पाकिस्तान में ही था, तो जुलाई के कितने दिन? 31। अगस्त में पाकिस्तान में था, ध्यान रखना है और करते जाओ। हैं? अगस्त में पाकिस्तान में 31 सितंबर पाकिस्तान में था ना, अक्टूबर, नवंबर, ये अक्टूबर में 31 होता है ना, ध्यान रखना है। मुझे नहीं पता, मैं जो आप बोलेंगे मैं लिखूंगा, मैं बता रहा हूँ आप ना, मैंने कोशिश भी नहीं करनी याद करने की, मैं आपके चक्कर में हमें अपना दिमाग खराब करूँ। आप याद करो या ना करो, है? मुझे तो इतना है कि आप बता देंगे, क्योंकि आपने ही पेपर में जाके बताना है बेटा। नवंबर में यहीं पे था पाकिस्तान में, कितने? दिसंबर में यहीं पे था, हाँ, लेकिन गया कब? 24 को। ऐसा मतलब 24 वाला दिन काउंट होगा, तो दिसंबर के कितने दिन? 24। जनवरी में था, वापस कब आया बोला? यानी कि जून तक भागे जाओ। जनवरी में भी नहीं था, फरवरी में भी नहीं था, मार्च में भी नहीं है, अप्रैल में भी नहीं है, मई में भी नहीं है, जून में था सर, जून में था। जून में क्या क्या हुआ बोला? कहता कि ही विजिटेड कराची फ्रॉम 20 जून से 24 जून। 20 जून से 24 जून यार, 24 को वापस चला गया होगा ना? क्यों वो यार? कहता है ही विजिटेड कराची, वो सऊदी अरब से आया पाकिस्तान में 20 को, और कब तक रुका पाकिस्तान में? 24 तक। तो कहां पे लिखा है वो? यहीं पे मरा रहा है कहीं?
24 को चला गया वो। अगर वो कहता है वो विजिटेड पाकिस्तान फ्रॉम 20 से ऑनवर्ड, फिर कहते हैं 20 यहीं पे रुका हुआ। तो 20 वाला दिन, 21, 22, 23, 24, तो जून के कितने दिन? 5। लो भैया करो इनको जमा, फिर 182 हो गया ना लेवल। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी पाकिस्तान में? अगर उसने पाकिस्तान से वो जो जितने दिन ठहरा यहाँ पे जो कमाया हो, ऐसे ही मेरे। चलो नेक्स्ट कहते हैं कि मिस्टर के एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर since last 3 years was posted to the Pakistan's mission in Geneva from 1st अगस्त 2002 से लेके 30 जून 2003 तक। शहजादे कोई दिन कहता है ना सर शुरू कर दें, कहां से शुरू करें सर? ये शुरू करें सर, ये पाकिस्तान से गया कब है? 1 अगस्त को। तो सर ये जाहिर बात है जुलाई से शुरू हो गया हमारा महीना, जुलाई भी यहीं पे था सर, अगस्त 8 तक था। ये बेशर्मी होनी थी, ऐसे ही। क्योंकि ये मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं वो चाहे कभी पाकिस्तान में आए ना किसी साल के अंदर, तो वो हमेशा रेजिडेंट ही। तो इसलिए मेरे बच्चे उसी प्रोविंस का रेफरेंस देकर आपने कि क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल है और ये हमेशा रेजिडेंट ही होते हैं, तो इसलिए ये मिस्टर के ये पाकिस्तान का रेजिडेंट ही कंसिडर हो। ले बेटा उसके बाद कहता है कि ए एसोसिएट किसकी बात कर रहा होगा बोला? एसोसिएशन पर्सन। अगर कहीं पे लफ्ज लिमिटेड आ जाए ना, कंपनी की बात कर रहा होगा, कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लाजमी आएगा, ये याद रखिए। क्योंकि आप ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि सर ये एसोसिएशन पर्सन है या कंपनी है, क्योंकि इन दोनों को भी तो लगातार देखना है। कंपनी की निशानी ही एक है, लाजमी उसके नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आएगा। अगर कोई किसी इस तरह उसकी बात कर रहा हो, एसोसिएशन की बात कर रहा हो, एंटिटी की बात कर रहा हो, है किसी ग्रुप की बात कर रहा हो, और मेरे बच्चे उसके साथ वर्ड लिमिटेड ना हो, तो पक्की बात है एसोसिएशन पर्सन की बात कर। याद रखो चाहे जो भी कंपनी हो उसके साथ लिमिट है, लिमिटेड का लाजमी लफ्ज जरूरी है। अनलेस के कोई कंपनी है ही अनलिमिटेड वाली, तो फिर भी वो बोलेगा ये कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, तो फिर लफ्ज अनलिमिटेड आएगा उसके साथ। उसको ये कानून है, उसको नाम लिखा, अगर नहीं कर रहे तो कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है। ले बेटा कह रहे कि ए एसोसिएट इज ए खैर उसने खुद भी बोल दिया आगे, इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन पाकिस्तान एज वेल एज यूके। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, आप देखो मैंने आपको क्या बताया था, वो मेरे बच्चे और भी जब भी उसने पूछा ना, उसने ये लफ्ज बोला है, तो उसको नहीं पता बच्चों को, ये वो नहीं जानता कि बच्चों को मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का पता है डायरेक्टर्स के पास होता है, शेयर होल्डर के पास होता है, या वो पार्टनर्स के पास होता है। जारी बात फर्म है तो पार्टनर्स के पास ही होगा ना मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। The management and control of its affair is situated partially in UK and partially in Pakistan. इसके मामले में हमने डिस्कस किया था, पार्शली वाला काम भी चलेगा। कह रहा मिस्टर एस ए नाइजेरियन फुटबॉल कोच कम टू पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 28 फरवरी 2003। ही लेफ्ट द कंट्री ऑन 31 अगस्त 2003। ये बेटा हमारा टैक्स ईयर कब शुरू हुआ था बोला? 1 जुलाई 2002 से। ये वो यही है मेरे बच्चे, उन्हें ये देखो एक ही उसने रखा हुआ सबके लिए, इसी साल के लिए आपने करना है। तो कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2002 से 30 जून 2003। अब मेरे बच्चे 1 जुलाई 2002 को देखो, क्या ये यहां पे था? वो आया कब है? 28 फरवरी 2003 को। इसका मतलब जुलाई के महीने में पाकिस्तान में था नहीं, अगस्त में था नहीं, सितंबर में था, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में आ गया। अब फरवरी मेरे बच्चे कब आया? 28 को। अब बताओ 2003 है, 29 का है या 28 का है? 28 का ही है, तो कितने दिन? एक। मार्च में यहीं पे था, कितने दिन? 31। अप्रैल में यहीं पे था, यहीं पे था ना, ठीक हो, कितने दिन? ये देखना, पहला एक दिन है, मार्च के 31 दिन है, अप्रैल के 30 दिन है, मई यहीं पे था तो उसके 31, जून यहीं पे था 30, जुलाई यहीं पे था, ऐड करें? आप सियाने लोग हो,
आपको पता है कि सर यहाँ पे हमने क्या कर देना, रुक जाना। अगरचे वो धोखा देने के लिए उसने ऐड कर रखा है ना जुलाई और अगस्त, ताकि बच्चे लगे होंगे लैब में, ऐड करते जा रहे होंगे। चलो करो ऐड इनको। बड़ी दूर बैठा हुआ भैया तू तो नॉन रेजिडेंट, क्या तू मेहमान है हमारा, इतने दिन का तो मेहमान होता है। ही स्टिल इन पाकिस्तान 30 days सर, ठीक हो गया 5 days टैक्स ईयर के लिए। बिल्कुल सही बता रहे हो खतीबा बेटा, शाबाश। मैं देख रहा होता हूँ साथ साथ, बस ये होता है कि साथ इन बच्चों को भी लेकर चल। शाबाश मेरे बच्चों। ये टोटल रौले हैं इसके। आपको कौन से दिन इंक्लूड करते हैं एक्सक्लूड करते हैं उसका भी पता चल गया। अगर नहीं तो एक सिनेरियो बीच में नहीं आया, वो जो ट्रांजिट वाला है। बाकी तो तकरीबन चीजें कहीं ना कहीं उसने डिस्कस कर ही दी हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे अब अगर होगा तो मेरे बच्चे मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक और असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, ताकि उसमें जितने मैक्सिमम सवाल हैं वो भी आपके साथ मजीद शेयर कर दिए जाए। लेकिन ना अगर पेपर वही ना, उसको हम टेस्टों में कर लेंगे। अगर हो ना उसको टेस्ट दें ताकि उसका आपको और प्रैक्टिस हो। आपके पास है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में होगा चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन बैंक मेरे बच्चे हमने सारा करना है, याद रखिएगा मैक्सिमम। कुछ हम 100% कुछ चैप्टर, और कुछ 80 to 90% हमने क्वेश्चन बैंक करना है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक। हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये दोनों कर लेंगे तो हमारी तैयारी में 1% भी कमी नहीं रहेगी, 1% भी, अगर ये दोनों चीजों को हम कर रहे होंगे। बाकी वो पेपर में अल्लाह माफ करे वहां पे 50 नंबर तक तो गलती करने के चांसेस वैसे भी हैं, तो अल्लाह माफ करे हो भी गए तो फिर क्या हुआ है, 100% थोड़ी करना है वहां। 50 नंबर लेने हैं, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। नहीं बेटा वापस आए भाग के। याद है हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ना शुरू की थी। और पर्सन की मेरे बच्चे, पर्सन किसको कहते हैं, ये सबसे पहले हमने पर्सन देखा था, ये होता कौन है। हाँ कोई भी, और उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद मेरे बच्चे जब हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी, उसने कहा कि आपको पता ही नहीं चला, जब आपने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी है, इस पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं। जैसे इसमें एओपी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसमें कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही ना मेरे बच्चे, एक कंपनी, एओपी, इस तरह के कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। हम चाहते हैं कि इनको भी आपको डिफाइन करना। अब ये जितनी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन होगी वो होगी पब्लिक कंपनी। दूसरा जो आई कैप यहाँ पे सवाल पूछता है वो पब्लिक कंपनी। तो मेरे बच्चे अब जरा जल्दी जल्दी हमने इन डेफिनेशंस को करना है। सर ये सेक्शन नहीं नहीं मेरे बच्चे, कोई सेक्शन नहीं याद करना, बिल्कुल सादा जो उसके अल्फाज, सादा अल्फाज में आप उसको पढ़ के कर सकते हो ना। और एक और मैं चीज बता दूं, अगर मान लो किसी पैराग्राफ में, वो तो मैं बताऊंगा यहाँ पे, आपको भी कोई दिक्कत हो रही हो कभी, नहीं मेरी कही हुई बात याद, उसको पकड़ना ऐसे ही, उसमें डालो चैट जीपीटी में, या आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है ना उस पे, इस पे व्हाट्सएप पे, उसको कहे इसको सिंप्लीफाई कर दे, एक लाइन में बता, 2 लाइन में बता। इतना फर्माबरदार है, उतनी लाइन में बताएगा आपको। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने तैयारी करनी है, मतलब जैसे मर्जी करें, हिम्मत करनी है, मैं तो बताऊंगी यहाँ पे। लेकिन अगर उसके बाद खुद पढ़ते हुए दिक्कत हो रही है, क्या कह रहे हो। हाँ, यानी कि कंसेप्टली याद रखें, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे ऐसे देखो, आप हम पढ़ा ही है ना हमने, पूरा नहीं लिखवाया उसने, मोस्टली रिप्लाई करवा रहा है। बस आपको अच्छे तरीके से समझा हो और अप्लाई करने के काबिल हो। लिखवा भी लेगा, जाहिर बात है, अच्छा समझा हो तो आप अपने अल्फाजों में लिख सकते हो ना, अपने अल्फाजों में लिखना है आप। और जब अप्लाई करवाए तो ऐसे आप अप्लाई करने के काबिल हो। यही है मेरे बच्चों, और तो हमने इसमें क्या करना। लेकिन डेफिनेशन जब पूछे, कोशिश करनी होती है उसको करीब करीब लिखना होता है डेफिनेशन, जो उसकी वर्डिंग हो। बाकी चीजों को अपनी तरफ से कर लो, जैसे रूल्स पढ़े आपने, सारा कुछ पढ़ा, वो अपनी तरफ से लिख लें जैसे मर्जी। लेकिन डेफिनेशन जब पूछे तो जैसे ये डेफिनेशन पर्सन की दी, कोशिश करना है इसको ऐसे लिखने की जहां तक हो सके। दे बेटा, पर्सन की जब डेफिनेशन पढ़ी उसमें कुछ कहता है और लफ्ज थे जो आपको पता होना चाहिए, जैसे एसोसिएशन पर्सन। किसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसने बताना शुरू कर दिया कि कौन कौन से जो इदारे हैं या ऐसे लोग जब मिलकर काम कर रहे होंगे, जिसको हम एओपी कह सकते हैं, इसको एसोसिएशन पर्सन कह लो, या सादा अल्फाज में इसको क्या बोलेंगे, एओपी। बेटा एसोसिएशन पर्सन इंक्लूड, इसका मतलब जो आपके दिमाग में है वो भी एसोसिएशन पर्सन ही होती है। एसोसिएशन पर्सन का मतलब ही क्या है, जब एक से ज्यादा लोग मिलकर कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उसको कहते हैं ये लोग आपस में एसोसिएट होकर कुछ काम कर रहे हैं। इसी से लफ्ज क्या निकलता है, एसोसिएशन पर्सन है, जहां पे पर्सन आपस में एसोसिएट हुए हो, जुड़कर कोई काम कर रहे हो। बात समझ आ रही है कि नहीं। कहता इसमें कौन कौन शामिल होता है, कहता फर्म। फर्म भी तो एओपी होती है। फर्म वही जो आप जानते हो, जैसे कल इंशाल्लाह बड़े होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आप अपनी फर्म खोलेंगे। अकेले हो तो आप मेरे बच्चे, जाहिर बात है, वो एज ए एंटरप्रेन्योर या सोल ट्रेडर के तौर पर आप वो फर्म चला रहे होंगे। लेकिन आप चाहें तो आप किसी को साथ मिला भी सकते हो। देखो फर्म हम तभी बोलते हैं जब आप अकेले खोलेंगे उसको, लेकिन वो लफ्ज, वो फर्म वो वाला नहीं होगा टेक्निकली, वो लफ्ज जस्ट वैसे बोल रहे होंगे, लेकिन हैं फिर जाहिर बात आप सोल ट्रेडर के तौर पे काम कर रहे हो।
फर्म हम तभी बोलेंगे जब कुछ लोग आपके साथ और भी पार्टनर बन जाए। क्या रखोगे इस बात? फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब मेरे बच्चे वहां पे इनमें रिवाज होता है, ये कंबाइंड फैमिली बिजनेस लेके चल रहे होते हैं, वो जो अपना फैमिली बिजनेस ये लेके चल रहे होते हैं, तो मेरे बच्चे उसको भी हम क्या बोलते हैं? एओपी, क्योंकि इकट्ठे ही कारोबार करते हैं। उसके बाद एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड एनी बॉडी फार्म अंडर ए फॉरेनर, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब ये क्या है? आप में से कंपनी का कौन कौन पढ़ रहा है? हाथ खड़ा करो। ठीक हो गया। आप मेरे बच्चे, आप लोगों को इंशाल्लाह कल ही, शायद कल या परसों, हम वहां पे पढ़ेंगे एक डेफिनेशन इसकी, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट या लफज खाली कॉर्पोरेशन। अच्छा, इसमें होता क्या है? ऐसा इदारा, अब जरा ध्यान देना, वैसे तो आपको पता है ये कहां पे होता है। ऐसा इदारा जहां पे ये मालिक हो, जब ये उस कारोबार को बनाए और उसको किसी खास कानून में रजिस्टर्ड करा लें, तो वो कारोबार खुद अलहदा से इंसान बन जाए, उसकी मैनेजमेंट और कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चली जाए, और इसके मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। ये स्ट्रक्चर कहां पे पाया जाता है? कंपनी के अंदर। देखिए मेरे बच्चे, कंपनी के अलावा कुछ और भी ऐसी एसोसिएशन, एसोसिएशन कह लो, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसे इदारे होते हैं जिनमें यही स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन हम उनको कंपनी नहीं कहते। जैसे बैंक है, कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये बैंक कंपनी नहीं होते, याद रखिए। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत बनते हैं, इनका अपना अलहदा कानून है। इंश्योरेंस वालों का अपना अलहदा कानून है, होती उनका भी यही स्ट्रक्चर है? इस तरह, और आई कैप भी आपका इसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन कंपनी नहीं है। एससीसीपी, उसका भी इसी तरह का स्ट्रक्चर, एफबीआर, उसका भी यही स्ट्रक्चर है, आपके एचईसी, उसका यही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कंपनियां नहीं होते। तो सर इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। है ये कानून की निगाह में अलहदा पर्सन, लेकिन कंपनी ना बोले, ये पाकिस्तान में किसी खास कानून के तहत बने होते हैं। होता स्ट्रक्चर उस तरह का है, लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन खास कानून में बने होते हैं। कंपनी एक्ट 2017 के अलावा कुछ और कानून भी हैं जिनके तहत अगर आप कारोबार को रजिस्टर्ड कराओ, बनता इसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर हम उसको कंपनी नहीं बोलेंगे, पढ़ेंगे एक दो दिन के अंदर। है तो यही सारा कुछ होता है, बस कंपनी नहीं होती वो। बोल देते हैं आप बाहर पेपर पास करने के लिए, आज उसको कंपनी नहीं बोलेंगे, वैसे बोल दो। आप बोल दिए ये बैंक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस के साथ तो लफ्ज ही कंपनी लगाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे होती नहीं वो कंपनी। वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर। बस बता रहा हूँ, आप पाकिस्तान में भी खास कवानीन के तहत भी कुछ इदारे बनते हैं, बस अभी इतना दिमाग में रखो। और इसको हम, वो जो ये जो पर्सन बना है, ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है ना, किसकी निगाह में? कानून की निगाह में। इस तरह के बड़े सारे पाकिस्तान के अंदर कंपनी के अलावा भी कुछ आर्टिफिशियल पर्सन बन रहे होते हैं, वो भी समझ लो हमारे लिए क्या है? वो एओपी है। कंपनी तो है नहीं वो, कंपनी तो बोलेंगे नहीं लफज उसके लिए, कंपनी तो उसके लिए बोलेंगे जो रजिस्टर्ड हुआ हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017। उसके अलावा भी उस तरह के अगर इदारे, उनको क्या बोलेंगे? फिर एओपी बोल दो। है हमारे ये टैक्स वाले बोल रहे हैं, लेकिन कंपनी लॉ के अंदर इनके लिए लफज बोला करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। क्या रखोगे इस बात को? बस आप अभी इतना दिमाग में रखना, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कंपनीज के अलावा कुछ ऐसे इदारे होते हैं जहां पे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कंपनी नहीं होते, किसी खास कानून में बनाए जाते हैं। एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर ए फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी। उसने बोल दिया कोई और कंपनी, देखो कंपनी तो उसने बता दिया ना कंपनी की डेफिनेशन, तो अलग बताएगा वो कंपनी होती क्या है। फिलहाल एओपी को डिस्कस कर रहे हैं। कहता है किसी और मुल्क के कानून के तहत अगर कुछ इस तरह की कोई बॉडी बनी, जिस तरह हमारे मुल्क में बनती है कंपनी के अलावा कोई इदारे रजिस्टर्ड होते हैं, इस तरह किसी और मुल्क में भी तो होते होंगे ना कंपनी के अलावा। तो किसी और मुल्क की कंपनी भी हमारे मुल्क में, मेरे बच्चे, हम कंपनी के तौर पे उसको ट्रीट नहीं करते। क्यों नहीं ट्रीट करते? क्योंकि हम अपने मुल्क में सिर्फ उसको कंपनी बोलते हैं जो रजिस्टर्ड हुआ हो हमारे कानून, कंपनी एक्ट 2017 के तहत। एक कंपनी चाइना में बन रही है, क्योंकि हमारे कानून के तहत बनेगी वो भी अगर पाकिस्तान में आके काम कर रही है, वो हमारे नजदीक कंपनी नहीं होती। जितनी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, हम उनको कंपनी पाकिस्तान में नहीं बोलते। क्या रखोगे इस बात को? समझाने की बातें कर रहा हूँ, पेपर पास करने की। वैसे बोलो कोई गुनाह नहीं है, चाहे कोई बंदा आपको कहेगा तूने ये क्या किया, तो तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ऐसा कुछ नहीं। नहीं बेटा, कोई और इस तरह की बॉडी जो किसी और मुल्क में इकट्ठे हुए हैं लोग, को पार्टनरशिप वगैरह उस मुल्क की, और वो वहां पे यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी एक पार्टनरशिप, सवाल पड़ा आपने, एक पार्टनरशिप है, वो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वो बाहर भी काम कर रहे हैं। किसी और मुल्क में बनने वाली पार्टनरशिप वहां पे भी काम कर रही होगी, हमारे मुल्क में भी काम कर रही होगी, पार्शली उन्होंने मैनेजमेंट एंड कंट्रोल डिवाइड किया होगा आपस में। फर्म, अब देखो उसने, अब ये जो लफ्ज निकला है ये ऊपर से निकाला उसने यहाँ से, वो डेफिनेशन कंप्लीट होगी, एओपी की डेफिनेशन वहां पे कंप्लीट होगी मेनली। एसोसिएशन पर्सन किसको कहते हैं? हमने कहा कि एओपी कहते हैं जिसमें इंक्लूड होती है फर्म भी
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको हमारे ना पुरानी किताबों के अंदर जो हम दौर में पढ़ा करते थे, इसको अलग-अलग वो बुलेट लगा के बताया करते। एसोसिएटेड पर्सन इंक्लूड सबसे पहले फर्म, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरे नंबर पे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, चौथे नंबर पे एनी बॉडी फॉर्म अंडर फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी। बात समझ आ रही? इस तरह 4 पॉइंट्स में लिखा होता है, आप भी लिख देना इसको। अगर वो यूपी की डेफिनेशन पूछ ले, चाहे ऐसे लिख लो, इसको उसको समझ आ जाएगी, मुश्किल बात तो नहीं हो रही। तो बेटा उसके बाद यहीं से उसने कहा कि एक लफ्ज और निकला है, चल मैं जाते जाते इसको भी बता दूं, फर्म क्या होती है। कह रहा फर्म मीन्स अ रिलेशन। अच्छा देखो लफ्ज यहाँ पे लिखा है मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, फर्म उसी को फर्म कहोगे जो मैं कहता हूँ यहाँ पे बता रहा हूँ आप। ये इंक्लूड नहीं लफ्ज बोला उसने, कहता मीन्स, मैं बताता हूँ ये फर्म यही होती है। कह रहा फर्म मीन्स अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। आप में से बिलो किसने पढ़ लिया? पढ़ लिया जिसने, पढ़ नहीं रहा, क्योंकि अभी आपने चैप्टर नंबर 11 पे तो नहीं पहुंचे हैं। जब वहां पे पहुंचेंगे मेरे बच्चे, वहां पे जाके ये सेम डेफिनेशन हमने पार्टनरशिप की पढ़नी है, सेम डेफिनेशन है। पार्टनरशिप क्या होती है? एसोसिएशन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये अल्फाज वहां पे इस्तेमाल होंगे, वही यहाँ पे डिटो। अब मैंने इसकी तरफ तो नहीं देखा, और मैंने इतनी दफा ये नहीं पढ़ाया हुआ कि मुझे ये याद हो जाए। वो मैंने बीलो सीलो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे सारी किताब ही याद है। सुननी हो तो कभी सुन भी लीजिएगा, वो आपका बड़ा बड़ा शर्म तो नहीं आएगी सर को कह रहे हो सुनाओ। सर को तो सुनाते को नहीं, और सर को कहोगे सुनाओ, काम खराब नहीं हो जाएगा। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। अब मैं ये इसी वजह से आपको कहता हूँ, मैंने उन किताबों को नियत करके याद नहीं किया, इतने सालों को से पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ा पढ़ा के बार बार रीड करता हूँ ना क्लास के अंदर, उस रीड कर करके मुझे याद होगी। वहीं से मेरे दिमाग में एक बात पक्की बैठी हुई है कि ये किताबें इनको आप बार बार रीड करें तो याद हो जाती है। मेरे जैसा निकम्मा बंदा जिसको किसी बंदे का नाम याद नहीं रहता, मेरे अपने घर में मेरे भतीजे भतीजियां होंगे कोई जिनके नाम मुझे पता नहीं, याद भी नहीं रहते मुझे। इतना निकम्मा बंदा, उसको किताब कैसे याद होगी यार? उस तरह आपने पेपर भी कैसे पास कर लिए? ऐसे ही भैया, रीड कर करके चीजों को बार बार करो उसको, है? वो भी जब किसी बच्चे का बार बार नाम सामने आएगा, याद हो ही गए हैं फिर मोस्टली। जो बच्चे मोस्टली नहीं होते सामने, है उनका वो कभी कभार मिलने आते हैं, उनका नहीं पता चलता समटाइम। याद रखोगे इस बात, क्या बात है? बार बार रीड करना है किताब को, है? उसी से सब कुछ चलेगा। इवन देन ये टेक्स्ट, मैं सच्ची बता रहा हूँ, खाली रीड करते रहो, ना करो कभी न्यूमेरिकल, सिर्फ आपको अपना जज्बाती बयान दे रहा हूँ, तब भी आप इस पेपर को पास कर सकते हो, क्योंकि जो पढ़ा होगा वही अप्लाई होगा। अब देखो ना, हमने अभी वो पढ़ा सारा फॉरेन इसका रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला पढ़ा ही था ना, उससे हमने कर लिया उसका जो भी था। इसी तरह वो आगे बताएगा कौन सी इनकम ऐड होगी कौन सी नहीं होगी, पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल पर जाएंगे, आप सॉल्व कर देंगे उसको। फॉर्मेट ही होगा ना सिर्फ, ये सर्कल में लिखना है, और तो कोई फॉर्मेट भी इसका कोई उन्होंने खुद नहीं बता रखा। हाँ तरीकाकार है नो डाउट, जो भी होगा। ले बेटा, ये पता चल गया फर्म क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, ये बी लॉ में भी जाके पढ़ेंगे आप। अगर वो फर्म पूछ ले डिफाइंड फर्म, तो फिर ये बतानी है आप। फर्म मीन द रिलेशन, मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी ये मिलकर मेरे बच्चे पार्टनरशिप का कारोबार करने जा रहे हैं। कहता फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ होता है कि हमें ये कारोबार करेंगे, ये कारोबार है इनका, ये कारोबार हम मिलकर करेंगे, इससे जो कमाएंगे वो आपस में शेयर कर लिया करेंगे। कहता कारोबार को चलाएगा कौन? कहता दोनों मिलके। कहता मैं वेला नहीं हूं। कहता कोई मसला नहीं, मैं तेरे बिहाफ पे मैं चला लिया करूंगा। ये कारोबार सारे मिलकर भी चला सकते हैं, या सबके बिहाफ पे कोई एक आधा भी चला सकता है, लेकिन जिम्मेदार सारे ही होते हैं। पढ़ेंगे उसमें जाके, ये नहीं होगा कि एक बंदा पार्टनरशिप के अंदर हम सब लोग सीएफई के पार्टनर है, मैं अकेला चला रहा हूँ, आप लोगों की मान लो कि मुक्ति मिल गई आपको, कल अगर कहीं कुछ गलत हुआ मैं ही फंसूंगा, फंसेंगे सब। लेकिन चला चाहे सारे ने, चाहे कुछ कर ले, या दो दो एसी चला रखे हैं आप लोगों ने, या वो बंद है, अच्छा यही आगे। लेकिन मौसम अच्छा है ना ऐसा, क्योंकि अभी दिसंबर में एसी यार लेवल नहीं हो गया। ये मेरे बच्चे अल्फाजों का मतलब मैंने बताया। फॉर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, ये सारे भी चला सकते हैं या उनमें से कोई एक आधा भी। बोर्ड, ये कहीं ना कहीं ये लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ होगा ऊपर, पर्सन की डेफिनेशन लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यहां पे कहीं पे इस्तेमाल हुआ हो। चलो उसने खुद से दे दिया तो हमने करनी तो है ही है, मैंने कहा शायद। बेटा बोर्ड, और सॉरी ये तो लफ्ज बोर्ड का वैसे आपको बता रहा है, बोर्ड का यहाँ पे मतलब क्या होगा? एफबीआर, ऐसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कमिश्नर को बोर्ड नहीं बोलना हमने, कमिश्नर को कमिश्नर नहीं बोलेंगे। आगे भी कुछ ऐसी टर्म्स होंगी, जैसे अभी भतीजा छोटा वो आर्टिकल्स कर रहा है, तो सुबह मेरे साथ आ रहा था, मैंने कहा किधर जा रहा था? फॉर्म में नहीं जा रहा, लेट जा रहा था थोड़ा सा 10 बजे के बाद। उसने कहा कि मैंने जाना है एलडीओ।
तो LTO मैंने जाना, मैंने कहा ये LTO क्या है भाई? कहता लार्ज टैक्स ऑफिस, सबसे बड़ा जो ऑफिस है टैक्स वालों का वो LTO है। एक है मेरे बच्चे यहाँ पे, वो तो हमारी किताब में इस्तेमाल होगा, RTO, रीजनल टैक्स ऑफिस। ये जो इंडिविजुअल्स के इश्यूज होते हैं ना, इंडिविजुअल्स के मामला होते हैं, वो RTO कर रहा होता है। एक होता है CTO, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, जो कंपनीज वगैरह के मामला होते हैं। ये LTO मैंने पहली दफा, वो यहाँ पे LTU है, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट वगैरह का लफ्ज होता है ये, लेकिन ये नहीं पता था मुझे LTO क्या है। उसने कहा कि ये एक ये भी है लार्ज टैक्स ऑफिस, यहाँ जो सबसे बड़ा। मैंने कहा चले, ये भी इल्म में इजाफा हो गया। इधर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, जो भी है बस इसको याद कर लें इस एक्ट के तहत। अच्छा देखो, मुझे एक चीज बताओ, ये किसकी बात कर रहा है? CBR। अच्छा, ये पुराने वक्तों में CBR हुआ करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब इसको मेरे बच्चे, एंड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन, जो भी है पुराने वक्त में मेरे बच्चे, ये जो एक्ट 1924 के तहत CBR बना हुआ था, CBR को मेरे बच्चे रिप्लेस किया FBR ने। 2007 के अंदर ये FBR वजूद में आया। इससे पहले जो टैक्स के मामला को देखा करता था तो CBR देखा करता था यार। अच्छा, अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो CBR है, मुझे बताएं पाकिस्तान में किसी खास कानून के तहत बना था? 1924, चलो मान लो पाकिस्तान नहीं था, उसमें बसगीर पाको हिंद था, जब पाकिस्तान बना वो यही चला ना आगे भी 2007 तक। इसी तरह जो FBR है, मुझे बताएं वो भी किसी कानून के तहत बने ना? FBR एक्ट 2007 या कंपनी एक्ट 2007 के तहत बना हुआ, 17 के तहत बना हुआ, ये किसी खास कानून में बना हुआ। इसमें भी यही है, इसके भी कोई लोग होंगे बनाने वाले, ये भी एक अदारा है, ये मालिकों से लहदा है, इसको चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारा कुछ ऐसे ही। इसको ये भी, हाँ बिल्कुल, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, किसी खास कानून के तहत बना हुआ कंपनी की तरह का इदारा है। याद रखोगे इस बात को। इस तरह बथेरे इदारे बने हुए किसी खास कानून के तहत पाकिस्तान में। परेशान तो नहीं ना बैठे हुए? हमारी क्लास कितने बजे तक है? 4:15 तक। तो बेटा, क्योंकि मैं भाग भाग के ना जा रहा हूँ एक चीज की तरफ, वो है कंपनी। अभी हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सीधा पब्लिक कंपनी की तरफ आएंगे, ताकि उसको पढ़ के उसके साथ एक वो है एक्सरसाइज है, उसको करें ताकि आज का दिन हमारा उसमें हमें सफलता मिल जाए। नहीं बेटा, कामयाबी। कंपनी मीन्स, अच्छा मतलब देखो मीन्स कह रहा है, इसका मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, वही आपने दिमाग में रखनी है, इसके अलावा किसी को कंपनी नहीं बोलो। कह रहा कंपनी किसको बोलेंगे? अच्छा यहाँ पे अगेन ये कंपनी एक्ट नहीं पढ़ रहे आप, इनका दिल बड़ा है टैक्स वालों का। इन्होंने कंपनी सबसे पहले किसको रखा? जो कंपनी, जबकि हमारा कंपनी एक्ट कहता है हमारे नजदीक कंपनी ही वो है जो इसके मुताबिक बनी, जबकि इसने देखो कितनी लंबी डेफिनेशन दे रखी है। याद रखोगे, इसका मतलब इसका दिल बड़ा है, इसने बहुत सारे लोगों को बीच में शामिल कर लिया कंपनी के अंदर, कि उसके लफ्ज कंपनी बोल देगा। कहता कंपनी मींस ए कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017, वो भी कंपनी ही होती है हमारे नजदीक भी। और ए स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेफिनेशन। एक छोटी कंपनीज भी होती है, कुछ स्मॉल कंपनीज भी, वो इसकी डेफिनेशन के लिहाज से देखेंगे। ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ये भी जो मैंने आपको बता रहा था, जो पाकिस्तान में किसी खास कानून के तहत बॉडी कॉर्पोरेट्स बनी, जैसे मैंने आपको बताया था मुदारबास, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, ये पाकिस्तान में किसी खास कानून के तहत बने हुए, तो उसके लिए लफ्ज हम कंपनी बोल सकते हैं। या चलो मुदारबा उसने लहदा भी लिख दिया। अच्छा, मुदारबा क्या होता है? ये इस्लामिक तरीका होता है कोई कारोबार करने का। एक बंद कुछ लोग पैसा, अच्छा मुदारबा पता किसको कहते हैं? हम सब लोगों के पास बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास ऑप्शन है, इस पैसे को हम कहीं पे बैंक में फेंक के सूद खाते हैं। हमने कहा कि नहीं नहीं सर, हमने हराम नहीं खाना, लेकिन हमने कहा फिर कारोबार कहता वो करना नहीं आता, तो क्या करेंगे? हमने इस सारे पैसों को इकट्ठा कर लिया आपस में पैसा इकट्ठा करके एक ढेर लगा दिया इस पैसे का। इस ढेर को हम कहते हैं ये मुदारबा बना लिया हमने। अब हमने कहा कि इस ढेर का क्या, इसको देखते रहे, करना क्या है इसका, इसको कहीं पे लगाएं कारोबार कर। हमने कहा कि हमें तो आता ही नहीं कारोबार करना, तो फिर इस मुदारबे को मैनेज करने के लिए एक अलहदा कंपनी आती है, उसका नाम ही होता है मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी जो मैनेज ही मुदारबाज को करती है, जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं ना, उनके पास आते ही लाओ पैसा, मैं इसको मैनेज करती हूँ, कमा के आपको भी देती हूँ और अपना कमीशन भी रख लूंगी। हमने कहा कि ठीक हो गया। इस तरह देखो, वो स्किल्स लेके आई है और हमने उसको पैसा दिया है। बात समझ आ रही है कि नहीं? जो मुदारबा लफ्ज खाली है ना, वो लोगों का आपस में मिलकर पैसों का इकट्ठा कर लेना, ये मोस्टली हम उसके लफ्ज बोलते हैं, ये मुदारबा है। फिर उसको फ्लोट करने के लिए, रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए कंपनी आती है, उसका नाम क्या होता है? मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। एक इस्लामिक तरीका है कारोबार करने का, बस ये देख लेना। ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अच्छा, मैं एक चीज अब ये बता रहा हूं, मतलब क्या हमारे मुल्क में अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो
क्या कंपनी किसी दरबार पे जाके दुआ मांगने से या शुभ शुभ करवाने से बन जाती? क्या करना पड़ेगा उसको? उसको किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। उस कानून का नाम बताओ। 2017 ऐसे मेरे बच्चे। अच्छा, एक चाइना में कुछ लोग बैठे हों, अच्छा वो सोच रहे हैं हमने कंपनी बनानी है, तो उनको पता चल गया वो पाकिस्तान में एक कानून है जो कंपनियां बनाता है। क्या वो पाकिस्तान में भागे आएंगे बेचारे कंपनी बनाने के लिए? वहां पे जब आ रहे होंगे वीजे लगवा रहे होंगे, वो कहेंगे जा क्यों रहे पाकिस्तान में? वहां पे एक कानून है जो कंपनियां बनाता है। उन्होंने क्या के बेशर्मो, हमारे मुल्क में भी तो कानून है ना जिसमें कंपनियां बनती हैं। वो कह रहे ना कर, हाँ वहां कर, बिल्कुल है। तो इनको चल बता कौन सा है? कोई भी उस मुल्क का भी कानून होगा, पक्की बात है, जैसे हमारे मुल्क का है। जैसे आप लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया जाता है हमारे मुल्क में, यहाँ में बाकी मुल्कों में भी तो है ना इदारे जो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं लोगों को, बांग्लादेश में, इंडिया में, बाकी ममालिक के अंदर है। हर मुल्क का अपना अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ICAW इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट ले बड़ा। अब चाइना के लोग अगर किसी खास कानून के तहत उस इदारे को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, तो वो भी वहां पे चाइना की वो क्या बन जाएगी कंपनी। कहता है जो किसी और मुल्क के जो कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने वाले कानून है, अगर कोई कंपनी उन मुल्क के कानून के तहत भी रजिस्टर्ड हुई होगी और हमारे मुल्क में काम कर रही होगी, हम यहां पर भी उसके लफ्ज क्या बोलेंगे? कंपनी। चाइना में जो कंपनियां बन रही हैं उनके चाइना के कंपनी एक्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान में हम उनको क्या बोलेंगे? टैक्स वालों के नजदीक कंपनी ही बोलेंगे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन कंपनी एक्ट एतराज करेगा, वो इसके लिए लफ्ज कंपनी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? बॉडी कॉर्पोरेट। यार वैसे समझा रहा हूँ क्योंकि आप एक दो दिन बाद पढ़ना है ना हमने वो, तो फिर आप कंफ्यूज करेंगे सर ये क्या हो गया, क्योंकि ये जब टैक्स और वो पढ़ने कहीं ना कुछ अल्फाजों में आएगा इस तरह का। ये लाइन पढ़ ली, ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय आर अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री, उस मुल्क के कंट्री जो कि हमारे मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क के कंट्री के तहत अगर कोई कंपनी बनी होगी, हम भी पाकिस्तान में उसको कंपनी ही मान लेंगे। मेरे बच्चे कंपनी एक्ट के मुताबिक, कंपनी लॉ में टैक्स वालों के नजदीक तो कंपनी मान रहे हैं। मैंने यही तो कहा, इन दोनों के अपने अपने मामला हैं। ये दोनों मेरे बच्चे, इसके टैक्स लॉज डिफरेंट है, कंपनी के मामला डिफरेंट है। टैक्स ने मान लिया उसको कंपनी, कंपनी लॉ नहीं मानता। कंपनी कहता है मेरे नजदीक ये बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेशन बोल दो, कंपनी नहीं बोलना है इसको। तो मैं उस लिहाज से बता रहा था मेरे बच्चे। लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बोला, ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो किसी और मुल्क में बन के पाकिस्तान में काम कर रही होंगी। टैक्स वाले कहते हैं हमारे पाकिस्तान में ये क्या है? ये कंपनी है। A foreign association, whether incorporated or not, which the board has by general or special order declared to be a company for the purpose of this audit। अब हुआ पता क्या, कुछ लोग थे वो मिलकर कोई एक्टिविटी कर रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, कोई ग्रुप ऑफ पीपल पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में वो काम कर रहे थे कुछ। हमने कहा भाई आप क्या कर रहे हो? कहता हम लकड़ियां काट के यहाँ पे फर्नीचर बना रहे हैं। वो तुम हो कौन? वो कह रहा हमें खुद नहीं पता हम कौन है, बस वही ना कुछ भी आ जाते हैं यहाँ पे, कभी कभार ये काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। कहाँ से आए हो? अफगानिस्तान से। उन्होंने टैक्स वाले क्या क्या करें इनका? कहते यार आप पता तो चले, ये पार्टनरशिप है, ये सोल ट्रेडर है, ये है क्यों? दूसरे कहा कि कैसे पता चले? एक उसने कहना यार इन्होंने तुझी कंपनी समझो। हमारे ऐसे ही करते हैं ना। अभी जैसे अल्लाह माफ करे, जितने लोग इन्होंने पकड़े थे इधर उधर से, जो पहले भी पकड़ रखे थे, उन्होंने कहना कितों पड़ा थे? कहना बस वो फिर रहे होते की कर रहे हैं? कहना बस वैसे जा रहे हैं। कहना इन्हों समझो तो ये PTI के दर्शे जो पढ़ के ले PTI के खाते में डाल दिया है इसको। तो यहाँ पे सेम यही है। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर, अगर कुछ लोग पाकिस्तान में कोई काम कर रहे हो, चाहे वो किसी मुल्क में वो बने हुए आपस में एसोसिएशन के तौर पे, चाहे ना बने हो, हमारे मुल्क में अगर वो कोई एक्टिविटी करते पाए जाए और हमारा बोर्ड उसको कहे कि हम तुझे कंपनी मानते हैं तुम लोगों को, तो वो कंपनी ही है। वैसे वो चाहे जो मर्जी, अगर हमने उनके हमारे बोर्ड ने कह दिया, वो कहेंगे हम पार्टनरशिप है, हमें उस लिहाज से चपेड़े मारो, कम मारो, हम पार्टनरशिप है। इन्हें कहा कि ना ना तुम कंपनी हो, अरे कुट्टो है ना। सच्ची बता, अगर हमारे मुल्क का ये जो बोर्ड है, बोर्ड मतलब यहाँ बोर्ड FBR, अगर FBR ने कुछ लोगों को कह दिया ये हमारे मुल्क में यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, इनको कंपनी के तौर पे कंसिडर करो, तो हम उनको कंपनी ही कंसिडर करेंगे। यानी कि बोर्ड की पावर बता रहा है, किसी को भी डिक्लेयर कर सकता है ये ग्रुप ऑफ पीपल कंपनी है, तो कंपनी ही हो। याद रखोगे इस बात को। कहते हैं फॉरेन एसोसिएशन, यानी कि थे वो फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी यहाँ पे कोई एक्टिविटी कर रही हो, कोई ज़कात शकात वर्ष, कोई कोई मीडिया की कोई इस तरह की वो हो, कुछ भी हो, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुए हो किसी कानून के तहत चाहे ना हो, बस काम कर रहे थे आपस में। विद द बोर्ड हैज बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर। जनरल क्या है? इस तरह के काम करने वाले जितने भी लोग होंगे आज के बाद कंपनी ही होंगे, जनरल ऑर्डर।
बाकी लोग नहीं होंगे, लेकिन ये जो लोग हैं, ये दो, ये तो पक्की बात है, कंपनी है, स्पेशल ऑर्डर, बाकियों के लिए नहीं, सब सिर्फ इनके लिए। याद रखोगे इस बात को। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमेशा कंपनी होती है। कहां पे पढ़ रहे हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को? कंपनी की डेफिनेशन में। याद रखोगे। आज के बाद अगर कोई बंदा ये पूछे, बताओ ये गवर्नमेंट जो है टैक्स के लिहाज से ये पार्टनरशिप है, ये क्या होती है? गवर्नमेंट खुद भी तो है ना, क्लैप गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे इसको? ये कंपनी होती है टैक्स वालों के नजदीक, टैक्स वालों के नजदीक। और लोकल गवर्नमेंट वो भी हमेशा क्या होगी? कंपनी होगी। लेकिन यहाँ पे कहीं फेडरल गवर्नमेंट नजर आ रही है आप? कहीं उसने रखी नहीं, ऐसी है मतलब। अगर उसने नहीं रखी तो हमने उसको जबरदस्ती ऐड नहीं करा। फिलहाल उसने जिनको कहा है कंपनी, हमने उनको ही कंपनी मानना है। यार को फेडरल गवर्नमेंट कह रही है हमें ना रखो, क्योंकि कंपनी लोगों को हमने कंपनी कहा कि उनसे कल टैक्स टुक्स लेना है, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। फेडरल गवर्नमेंट अगर अपने आप को कंपनी कह दे और कल आप उस पर भी निगाह धर के बैठे हो, और हमने ही कानून बनाया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और उसी के तहत तो हम ही पकड़ा आके एफबीआर वालों, शर्म करो। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को बीच में से निकाल दिया। लोकल गवर्नमेंट और ये जो हमारी बलदियाती गवर्नमेंट्स होती हैं, उन लोकल गवर्नमेंट्स या हैं, क्यों देंगे वो टैक्स? वो उनके अपने मामला हैं, देते होंगे, हमें क्या उससे लेना देना। हमारे यहाँ पे पेपर में ये नहीं बोलेगा ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये फलाना है। कहेगा ये बंदा ये नौकरी कर रहा है, इतनी इसकी सैलरी है। जिनको एग्जेम्प्ट करना होगा ना, उनका बताया होगा यहाँ पे, वो भी चंद एक बंदे हैं, बाकी सब टैक्स देते हैं। बात समझ आ रही है? वो भी देते हैं टैक्स। आपको क्या लग रहा है कि उनको एग्जाम्पशन होगी? टैक्स टुक्स काट कूट के जो मिलता है वो फिर वो कहते हैं ये बोला, लेकिन बल्कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको और इजाफी बड़ी सारी चीजें मिलती हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है, हमें हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेगा वो। हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। फेडरल गवर्नमेंट इटसेल्फ एक पर्सन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इटसेल्फ एक पर्सन है। पर्सन की डेफिनेशन में तो था ना, वहां पे तो तीनों तरह की गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन जब कंपनी की बात की उसने दो गवर्नमेंट्स को रखा, फेडरल ने अपने आप को निकाल दिया, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि तुम हमें कंपनी ना समझो। अगर उसने अपने आप को कंपनी कह दिया होता तो टैक्स के जो कंपनीज के ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होने थे। इसके बाद टैक्स के यहाँ पे जो कंपनी से रिलेटेड कानून है वो लोकल गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर भी, स्वाय जो कुछ एग्जाम्पशन इनको दिए होंगे। ये इस नियत से उन्होंने अपने आप को नहीं रखा इसके अंदर। जैसे होता है ना, जब आप देखते हो टूल टैक्स, टैक्स पे करेंगे सारे जो यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियां, उन्होंने कहा लै भाई यहाँ पे तो हमारे वो तगड़े लोग भी फंसेंगे बेचारे, जिनके पास छोटे छोटे जजीरे हैं, छोटे छोटे गोल्फ क्लब है बेचारे, सारा दिन। तो वो भी बेचारे, उनको भी बेचारों को यहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने फिर लिख के लगा दिया कि भैया इनको निकाल के, इनको आपने ये उन आम लोगों में नहीं समझा, ये आम लोग हैं भी नहीं मेरे बच्चे, ये खास लोग हैं हमारे मुहाफिज। हमारे मुहाफिज इस चीज के हैं कि कोई और ना मारे, हम खुद मारेंगे। किसी और, ये भी देखो, ये भी उनकी है, किसी और को हाथ में नहीं लगाने देते, क्योंकि माशाल्लाह खुद ही उन्हें सानू इतना लहू लुहान किया है। तुझे भी कहते हैं तुझे आप ही लगा। अब इंडिया खुद कहता है पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत ही कोई नहीं, जो हाल उनका कर दिया उन्होंने खुद ही लगे रहे। ऐसा तो शायद हम जंग करके भी इनका ये हाल ना करते। तो ये है मेरे बच्चे, ये हमारे हालात हैं। चले खैर वापस आए। मेरा ख्याल है कि आज शायद पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इजाजत देंगे तो पढ़ लेंगे। इजाजत देंगे तो 5 मिनट, फिर 10 मिनट भी लगेंगे। चल जल्दी आओ। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। भैया देखो, अक्सर आपने लिखा होगा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जहां पे कुछ लोग अपने ही देखो, जब हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, कोऑपरेटिव यानी कि कुछ लोग होते हैं जो मिलकर एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? हम मिलकर कोई काम करेंगे, उससे जो फायदा होगा हम मेंबर आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में ही उस फायदे को रखेंगे। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव। जैसे मान लो कि जैसे गांव होते हैं ना, उसमें मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी एग्जांपल्स होती हैं। छोटे छोटे किसान होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपने अपना वो जो मशीनरी है खेतों में हल चलाने वगैरह के लिए, ट्रैक्टर ट्राली वो सारा कुछ खुद बना सके। फिर वो क्या करते हैं, कुछ लोग मिलकर, छोटे छोटे किसान आपस में पैसे इकट्ठे करके वो चीजें खरीद लेते हैं, इक्विपमेंट्स, और उनको फिर जिसको जरूरत होती है फिर वही यूज करता है। ये नहीं कि बाहर से कोई और बंदा आके फिर उसको यूज कर ले। ये अपने ही ये जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउसिंग, वो अपने लोगों से वहां से हर महीने कोई पैसे भी लेती है। जो लोग वहां पे दुकानें शुकानें उसकी हो सोसाइटी की, उससे भी पैसे ले रही होती है। जो लोग वहां पे फेरी शेरी लगाने आ रहे होते हैं उनसे भी पैसे ले रहे होते हैं। ये सारे पैसे इकट्ठे करके फिर उस सोसाइटी की वेलफेयर पे लगाते हैं। साथ वाली सोसाइटी में चाहे जो मर्जी हो रहा हो, उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर हैं वही उसके, मेरे बच्चे, उसके फायदे के हकदार हैं।
इसको कहते हैं कोऑपरेटिव। जैसे आप लोग दूर से आते हो, आप कहते हो यार सारे अलग अलग जा रहे होते हैं लोकल पे, ऐसा करते हैं सब पैसे इकट्ठे करके वो वैन खरीद लेते हैं, सारे लोग उस पर आ जाएंगे, और अगर कुछ थोड़ा बहुत किराए पे भी चला रही है, जो कमाएंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करें, ये भी एक कोऑपरेटिव बन गई। याद रखोगे इस बात को। ये जो कोऑपरेटिव्स होती हैं वो कहते हैं ये भी हमारे नजदीक क्या है, ये कंपनी ही होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, ट्रस्ट, अभी वो ट्रस्ट को कल मैं डिफाइन करूंगा, ये ट्रस्ट क्या होता है, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फिलहाल फौरन में आगे जा रहा हूँ, ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ट्रस्ट वाला। पब्लिक कंपनी, अब मेरे बच्चे यहाँ पे कंपनी दो तरह की हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ये सेम हमने पढ़ना है सी लॉ के अंदर, एक दो दिन के अंदर, शायद कल ही शुरू हो जाएगा वो। कंपनी कहता है मेन यहाँ पे दो तरह की होंगी, पब्लिक और प्राइवेट। यही यही बात में वहां पे भी डिस्कस करेंगे। सी लॉ के अंदर भी कंपनी दो तरह की और भी है, लेकिन फिलहाल जो मेन प्राइवेट और पब्लिक, इनमें आगे मजीद टाइप्स होती है, या तो प्राइवेट हो सकती है या पब्लिक। अब सी लॉ के पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं। सी लॉ कहता है कि पब्लिक कंपनी कौन सी है, सी लॉ कहता है ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो वो कौन सी होती है, पब्लिक। इतनी ही डेफिनेशन है। फिर डिटेल बताई हुई है प्राइवेट कंपनी में कि कौन सी कंपनी प्राइवेट कहलाती है, यानी कि सी लॉ में हमें पब्लिक कंपनी की सिर्फ इतनी डेफिनेशन मिलती है जो प्राइवेट ना हो वो पब्लिक है। हमें फिर जाके देखना पड़ता है प्राइवेट कौन सी है, ताकि पता कर सकें कि इसके अलावा जो बाकी है वो कौन है, वो पब्लिक है। टैक्स के अंदर ही ऑपोजिट है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, बाकी अगर हम आप वो ना पढ़ रहे होते दोनों सब्जेक्ट्स इकट्ठे, फिर ना ये मैं बताता, कंफ्यूज ना करता। सर अभी इसलिए बताता हूँ ये चीजें, अदरवाइज मैं कभी नहीं इन चीजों को डिस्कस करा। क्यों मैं डिस्कस करूँ सी लॉ को, जब बच्चे वो है ही नहीं टॉपिक, जब पढ़ेंगे जाके देख लेंगे उसको। हमारी मजबूरी क्या है, हम मोस्टली बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे सिर्फ बता रहा हूँ, ये ना कहना कि सर देखो सी लॉ का नॉलेज हमें दिखा रहे हैं, मुझे नहीं, हरगज ऐसा मामला नहीं, ताकि कल को भी हमने कंफ्यूज होना है वहां पे जाके हम चीजों को फिर क्लियर कर लें। तो बेटा सी लॉ में क्या होगा, सी लॉ के अंदर वो डिफाइन कैसे करेगा, सॉरी ये सी लॉ की डेफिनेशन हमने कर ली। अब टैक्स में वो कैसे डिफाइन करेगा, टैक्स में भी प्राइवेट भी होगी और पब्लिक भी होगी। अब यहां पे क्या होगा, कहता है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, यहां पे वो कहेगा जो पब्लिक ना हो। यहां पे प्राइवेट कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं है, सी लॉ के अंदर पब्लिक कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं है, ऑपोजिट कर दिया। वहां पे जो पब्लिक कौन सी होगी, जो प्राइवेट ना हो। टैक्स में पब्लिक कौन सी होगी उसकी डिफाइन किया हुआ, जो पब्लिक ना हो वो कौन सी होगी, वो प्राइवेट। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट कौन सी है, जो पब्लिक ना हो, यहाँ पे पब्लिक कौन सी है, जो प्राइवेट ना हो। अजीब सा है, लेकिन मेरे बच्चे पब्लिक कंपनी, फिर यहाँ पे इसका मतलब देखना पड़ेगा पब्लिक है कौन सी, उसके अलावा जो भी होगी वो कौन सी है, प्राइवेट। किसी कंपनी के नाम के साथ पब्लिक कंपनी लिखा हो वो तब भी पब्लिक नहीं होती टैक्स में। किसी कंपनी के नाम के साथ किसी ने प्राइवेट लिख दिया, अज्यूम कर लो, वैसे तो वो है ही प्राइवेट, सिर्फ आपको डरा रहा हूं, तब भी गारंटी नहीं है वो प्राइवेट, क्योंकि हमने देखनी है रिक्वायरमेंट्स। अगर किसी कंपनी में ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होंगी तो मेरे बच्चों को क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी। कहना पब्लिक कंपनी कहते हैं किसको, छोटे छोटे पॉइंट्स मेरे बच्चे जल्दी से। एक कंपनी इन विच नॉट लेस देन मतलब 50 पूरे भी हो, इट्स ओके, 50 से कम ना हो, ध्यान रखना इसमें, नॉट लेस देन 50%। अगर लेता हूं नॉट लेस देन 51%, 51% कम से कम होना, नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लो भैया सीएफई आपके सामने, सीएफई के 1 लाख शेयर है, इनमें से 50,000 शेयर पंजाब गवर्नमेंट के पास है, तो सीएफई क्या है, पब्लिक कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा, इस तरह याद रख लो चाहे इसको, ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्रोविंशियल हो, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, वो पब्लिक कंपनी। अच्छा यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का बात तो नहीं ना की उसने, दो ही रखने हैं नाम आप, मुश्किल बात तो नहीं हो रही। ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो, वो कंपनी क्या कहलाती है, पब्लिक, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। वैसे अगर उसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक है। होती है प्राइवेट कंपनी जिसमें शेयर्स गवर्नमेंट के भी होते हैं, अगर वो 50% या उससे ज्यादा हुए गवर्नमेंट के तो पब्लिक कहलाएगी टैक्स वालों के नजदीक। याद रखोगे इस बात में, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, एक कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। इसका मतलब कहना क्या जा रहा है, एक पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी है जिसके पूरे 50% शेयर या 51% शेयर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के पास है, सीएफई इसके 50% शेयर सऊदी अरब की गवर्नमेंट के पास है, ये क्या है, पब्लिक है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट हो चाहे किसी और मुल्क की गवर्नमेंट हो,
अगर 50% शेयर उनके पास है तो वो क्या कहलाएगी? पब्लिक होगी। आर ए फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय ए अब यहां पे सारा सत्यानाश इस अगले लफ्ज ने किया है। पहले तो गवर्नमेंट की बात हुई, गवर्नमेंट के पास सिर्फ कितने % शेयर होने चाहिए डायरेक्टली उस कंपनी के? 50%, तो पब्लिक बन जाएगी। लेकिन या कोई फॉरेन कंपनी, कोई और मुल्क की कंपनी अगर हमारी मुल्क की कंपनी के शेयर्स ऑन करती हो तो फिर वो कब पब्लिक कहलाएंगे? उसका असूल देखो, अजीब सा असूल क्या है भैया। सीएफई इसके 55% शेयर्स अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास है तो क्या कहलाएगी? पब्लिक। सीएफई के, अब ये चलो इसको खत्म करो, सीएफई के 95% शेयर्स किसी फॉरेन कंपनी के पास है। गवर्नमेंट की बात तो नहीं ना हुई, फॉरेन कंपनी की कितने शेयर्स हैं? 95% शेयर्स। बात समझ आ रही है? तो क्या हम इसको पब्लिक बोल दें? कहता नहीं। क्या कह रहे हो? गवर्नमेंट की नहीं बात हो रही, फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं, ध्यान देना ना। हमने फॉरेन कंपनी हो उसके पास मेरे बच्चे, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये जो फॉरेन कंपनी है इस कंपनी के 90% शेयर्स यूके गवर्नमेंट के पास। यूके की ये कंपनी, यूके की इस कंपनी के 90% शेयर यूके की गवर्नमेंट के हैं। और इस कंपनी के पास हमारी कंपनी के कितने शेयर है हमारे मुल्क की? 95%। अब जरा असूल पर थोड़ा सा गौर करो। मैं कह रहा हूं ये सबसे चकराने वाला है। कहता फॉरेन कंपनी हो और उसको 100% ऑन करती हो फॉरेन गवर्नमेंट, इसके पास अगर 50% शेयर हमारे या उससे ज्यादा तो वो पब्लिक होगी। अब मुझे बताओ, ये कंपनी जिसके पास, फॉरेन कंपनी के पास हमारे 50 क्या 95% शेयर है, क्या ये हमारा सीएफई कंपनी अब यहां पे आपको लग रहा है पब्लिक कंपनी है? क्यों नहीं बोला? क्योंकि इस कंपनी को कोई और मुल्क की गवर्नमेंट 100% ऑन करती, फिर इस कंपनी के पास जिसकी 100% मलकियत किसी और मुल्क की गवर्नमेंट के पास है और इसके पास फिर हमारी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स, तो फिर ये पब्लिक कहना है। 99% शेयर्स हमारे इसके पास है और 99% शेयर इसके यूके गवर्नमेंट के पास, फिर भी मेरे बच्चे पब्लिक नहीं हो। क्या रखोगे? हमारे इसके पास 50% शेयर्स है, लेकिन ये मेरे बच्चे जो फॉरेन कंपनी है ये ऑन बाय यूके कंपनी, तो फिर भी ये हमारी कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी। ये सबसे अजीब है, बाकी सब आसान है, इसमें सबसे ज्यादा पंगा इसका है। और फिर जारी बात है टैक्स पेपर बनाने वाले को पता है कि यही मैं पूछूंगा सबसे पहले, क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता हो। मुश्किल बात तो नहीं है। देखो अच्छा है ना, देखो रूल पढ़े आप कितने अच्छे जबरदस्त हैं, 2 मिनट ऊपर लग भी के। खैर हमने कहा कि हमारे मुल्क की कोई भी कंपनी, यहाँ की मान लो कि फौजी फर्टिलाइजर, ये हमारे मुल्क की कंपनी है। इस कंपनी के मेरे बच्चे 50% शेयर्स हमारी मुल्क की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है या फेडरल गवर्नमेंट के पास, ये पब्लिक ही हो। हमारे मुल्क की गवर्नमेंट के लिहाज से तो 50% शेयर्स हमारी गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, ये रौला तो आसान है। हमने कहा कि अगर इसके 50% शेयर्स या उससे ज्यादा फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो तो फिर हमने कहा फिर भी पब्लिक है, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो चाहे किसी और मुल्क की गवर्नमेंट हो। अगर हमारे मुल्क की किसी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स उनके पास हो तो वो पब्लिक ही हो। लेकिन रौला उस वक्त पड़ गया जब हमारी कंपनी के शेयर्स, हमारी कंपनी के 80% शेयर्स टेस्ला के पास, क्योंकि हम अमेरिका के गुलाम हैं उस लिहाज से मैं आपको बताता हूं। हमारी कंपनी के 80% शेयर्स किसके पास हैं? टेस्ला के पास। और टेस्ला के मेरे बच्चे 55%, 50 क्यों कह रहे हैं, ये कह लो 99% शेयर्स मेरे बच्चे यूएसए गवर्नमेंट के पास। हमने कहा कि ये कंपनी पब्लिक नहीं है। क्यों? रूल क्या है? अगर हमारी कंपनी के 50% शेयर्स, पहले तो असूल पढ़ लो, पहले सादा कानून पढ़ लो ना ताकि रौला मुके, उसके बाद देखो गलत क्या है।
अगर हमारी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास, फॉरेन कॉर्पोरेशन के पास हो, फॉरेन कंपनी के पास हो, और वो फॉरेन कंपनी 100% ऑन्ड हो किसी और मुल्क की गवर्नमेंट की, 100% मिल्कियत। दोबारा देखो, अगर हमारी इस मुल्क की कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स किसी फॉरेन कंपनी के पास, और वो फॉरेन कंपनी 100% मलकियत में हो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के, तो ये पब्लिक कहलाएगी। अगर इसके देखो, हमारी कंपनी के 100% शेयर फॉरेन कंपनी के पास, पब्लिक हो जाएगी? नहीं, फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं ना, नहीं ना होगी। और उस फॉरेन कंपनी के 90% शेयर यूएसए के पास है, नहीं होगा। रूल क्या है? उस कंपनी के पास, जो फॉरेन कंपनी है, हमारी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा हो जितने मर्जी, लेकिन वो कंपनी के ऊपर उसका जो बाप है किसी और मुल्क की गवर्नमेंट बैठी, पूरी की पूरी बात याद रखोगे। बस ये याद रखना, उस कंपनी, फॉरेन कंपनी की जब बात हो, आपने ये चेक करना उस कंपनी के 100% शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, तो फिर मेरे बच्चे वो कंपनी इधर से 50%, उससे देखो 25% शेयर है इस कंपनी के पास, टेस्ला के पास, और ये यूएसए की गवर्नमेंट की 100% मल्कियत में, तब भी फॉरेन, ये पब्लिक नहीं है। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि यहाँ पे 50 की कमी वो होगी। सर, जो फॉरेन कंपनी हो उसको 100% मतलब कि उसी फॉरेन कंपनी की गवर्नमेंट ही ऑन करेगी या किसी और मुल्क की गवर्नमेंट भी ऑन कर सकती है? उसने बोलना है बस फॉरेन गवर्नमेंट हो कोई भी, उसने ये नहीं कहा कि उसी मुल्क की, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने सारी बाकी मुल्कों की गवर्नमेंट को इक्वल इज्जत दी है। यही ना, हमने यही लफ्ज बोला कि भाई हमारे मुल्क की अगर कोई मान लो कि 50% या उससे ज्यादा शेयर हमारे किसी और मुल्क की गवर्नमेंट के पास हो, वहां पे ये नहीं बोला अफगानिस्तान की ना हो, फलानी ना हो, तो सबको हमने बराबर इज्जत दी है, तो वहां पर भी जो मर्जी हो। बड़ा ये सबसे औखा पॉइंट था। उसके बाद जल्दी जल्दी बस रीड कर लेते हैं इसको, फिर एक छोटा सा सवाल करेंगे। नहीं, बस रीड कर लेते हैं, सवाल कल करेंगे आते ही। नहीं बेटा, उसके बाद एक कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। स्टॉक एक्सचेंज का तो पता है ना, जो शेयर्स की मंडी है जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर, एक ऐसी कंपनी जिसके एक टैक्स ईयर का तो पता चल गया ना, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, अगर किसी कंपनी के शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे थे किसी वक्त भी, किसी लम्हे भी, 1 जुलाई को एक कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे थे, 2 जुलाई को उसकी वहां से डीलिस्टिंग होगी, और फिर उस पूरे टैक्स ईयर में वो दोबारा उसके शेयर वहां पे ट्रेड नहीं हुए, ना ही वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड रही, तो ये मेरे बच्चे प्राइवेट होगी, ये पब्लिक नहीं हो। पहले पब्लिक का तरीका का देख लो। एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स किसी टैक्स ईयर के अंदर आखिरी दिन भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो कंपनी लिस्टेड हो, आखिरी दिन, रौला ये है देखना आपने, आखिरी दिन, उस दिन आखिरी रात 12 बजे अगर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो ऐसी कंपनी हमेशा पब्लिक कहलाएगी। एक ऐसी कंपनी जो टैक्स ईयर के अंदर आखिरी लम्हे तक, उस टैक्स ईयर के तक ना गए, आखिरी लम्हे भी अगर वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नजर आ गई, वो क्या, एक कंपनी, अब देखना एग्जांपल जरा इसकी देखिएगा। एक कंपनी थी सीएफई लिमिटेड, ये 1 जुलाई 2024 से लेके 29 जून 2025 तक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड थी, 30 को इसको डीलिस्ट कर दिया, ये पब्लिक नहीं है। एक कंपनी मेरे बच्चे, वो सारा साल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं थी, 30 जून को जाके लिस्ट हो गई, 30 जून तो ये लिस्टेड है, ये पब्लिक है। हाँ, ये पब्लिक, पूरा साल नहीं थी कहीं पर, आखिरी दिन आ गई। हमने आखिरी दिन देखना है। अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आखिरी दिन लिस्टेड है, जब वो खत्म हुआ वो साल, वो पब्लिक है। अगर पूरा साल रही हो लेकिन आखिरी दिन हमें लिस्टेड ना नजर आ रही जिस दिन साल क्लोज हुआ, वो हमारे लिए पब्लिक नहीं है। ये सिंपल आपने याद रखना, याद रखोगे इस बात को। ये कल जब सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर पता लगेगा, आपने याद रखा करें। A company whose shares were traded on a stock exchange in Pakistan at any time tax year and which remain listed on that exchange at the end of that, ये सबसे इंपॉर्टेंट, किसी लम्हे भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर ट्रेड हो रहे हो तो जब मर्जी कर लो, थोड़ा ये कि आखिरी लम्हे भी लिस्टेड थी कि नहीं, बस आखिरी बात मेरे। यूनिट ट्रस्ट, ये हम कल पढ़ेंगे मेरे, यूनिट ट्रस्ट क्या होता है। यूनिट ट्रस्ट जो होते हैं ये हमेशा पब्लिक ही होते हैं, बस इतना दिमाग में रखें। जब भी लफ्ज यहाँ पढ़ेंगे डेफिनेशन कल, यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन पीछे छोड़ के आए, ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट की, इंशाल्लाह ये 3 पॉइंट मेरे अच्छे तरीके से याद करके आए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।
इसमें शायद हम इसका इसके पास पेपर नहीं, इसके आपने क्वेश्चन बैंक करना। हाँ, अगर कोई सवाल होंगे आपको उसमें मिलेंगे सबसे ज्यादा टेस्ट के अंदर, और वो टेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बैंक जो ये पास पेपर है, लेकिन जो अच्छे अच्छे पास पेपर उन्होंने रखे होंगे जो काम के, सारे उन्होंने ऐड किए।